अस्सलाम वालेकुम। कल रात जैसी भी थी, आज है एक नया दिन। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। तो कल की बात कर ली आपने, हो गई तसल्ली। कल क्या था? कल क्या था? मैं तो पूछना चाह रही थी कि कल का मैच किस किसने देखा? मैच था कल। हाँ जी, मैं तो भूल भी गया। आप भूल गए, लेकिन बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल नहीं भूल पा रहे। बट अगर आप भूलना चाहते हैं तो भूल जाइए, आपके पास ये ऑप्शन है, हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं। भूल जाइए, बिल्कुल बात नहीं करेंगे पाकिस्तान के मैच की, ना दिखाइए फुटेज, नहीं बात करेंगे पाकिस्तान के मैच की। हम आपको ये बता देते हैं कि आज से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो रही है, तो उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले कतरे लाजमी पिलवाएं, टीम आप तक आएगी और आप जरूर उसको फैसिलिटेट करें, उसको करें। और अगर आप तक टीम्स नहीं पहुंच पाई हैं किसी भी रीजन के तहत, तो आप खुद चले जाएं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अच्छी बात होगी, मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप हमें बता भी सकते हैं इस बारे में। तो भाई मैच के ऊपर बाद में बात, इस अहम मौजू पर अहम पैगाम हमने आपको दे दिया, लेकिन कुछ जिक्र कर लेते हैं एक सियासी बैठक का। छुट्टी थी, लेकिन सियासतदानों को छुट्टी नहीं थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने दावत दी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द लिए जाती उम्रा पहुंच गए। दोनों ने रमज़ान में तय पाने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुशावरत की और इस मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी आया, जिसके मुताबिक हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगी और इस सिलसिले में राबते होंगे उन पार्टी से भी, उन अरकान से भी जो पार्लियामेंट में PTI को वोट दे चुके और अब कुछ डिसीजंस की वजह से, कुछ मामलात की वजह से चिड़े से बैठे हैं। नैब के किरदार पर दोनों को तशवीश है, अदलिया की आज़ादी पर दोनों का इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुतालबा किया गया है कि वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा जो दीगर गिरफ्तार अरकान असम्बली हैं, इनके भी फौरी तौर पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें, जानिबदारी तर्क कर दें, पार्लिमानी और जमहूरी रिवायात का पास रखें। अब इस सारे माहौल में हुकूमत को बजट मंजूर कराना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले कह दिया था हुकूमत की गलत पॉलिसीज हैं, अवाम दुश्मन बजट है, इसको रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे और बड़ी आगे तक जाएंगे। वज़ीर आज़म की माविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने भी कह दिया है कि हुकूमत अपनी इत्तेहादी जमातों की हिमायत से पार्लियामेंट में बजट को मंजूर करा लेगी। अब ये कितना आसान होगा हुकूमत के लिए, किस तरह से अपनी मनवा पाएगी ऑपोजिशन, ये सब कुछ जानने के लिए हमें बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे मामलात बिल्कुल सामने रखे हुए हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ है और फिर उसके बाद में सिचुएशन वाज़ेह हो जानी है। तो मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया? नहीं, मैंने अपने हिस्से का काम नहीं किया। हमारी टीम ने जो अपने हिस्से का काम किया टॉप स्टोरीज के लिए, वो क्या था मैं आपको दिखा देती हूँ, पढ़ेंगे शुएब। सिंध में महकमा वाइल्ड लाइफ बेकार, सहराए थर में नायाब नस्ल के हिरन का खुलेआम शिकार। 3 माह से हिरन की नस्ल कुशी जारी, मार्केट में गोश्त भी दस्तयाब। 2 से 3 हज़ार रुपए फी किलो में फरोख्त। नीम के दरख्त गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए मुफीद, कराची में दर्जे हरारत पर मुनफरिद टेस्ट। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज की धूम, कौन कौन से दरख्त गर्मी में शिद्दत में कमी ला सकते हैं, जानिए प्रोग्राम नया दिन में। फ्यूचर होगा कैसा, अब हर शख्स जान सकेगा। इस्लामाबाद के तलबा की मुनफरिद एप्लीकेशन तैयार, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स से मुंसलिक ऐप तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों के लिए भी मददगार। घूमने फिरने के शौकीन हो जाएं तैयार, क्योंकि हम बताएंगे कि कम खर्च में सैरो तफरी का तरीक़ेकार है क्या। 15 से 20 हज़ार में पाकिस्तान के किन हिस्सों की सैर की जा सकती है, जानिए ट्रैवल एक्सपर्ट जुनैद से। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की एनर्जी हाई, वालिदैन कैसे रखें बच्चों को मसरूफ, टेंशन हल हो गई। कराची में पहली बार सर्जिकल समर कैंप, एंट्री कराएं और बच्चों की छुट्टियों को यादगार बनाएं। नया दिन में कहेंगे खुशामदीद। मौज़ूआत पर बढ़ने से पहले एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद से यहाँ फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक खबर आ रही है, उसकी डिटेल्स हम लेंगे, हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन करेंगे। कराची से यह खबर है जहाँ फायरिंग का वाक़या पेश है औरंगी टाउन मोमिनाबाद में, और इस फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक बताए जा रहे हैं। दोनों एहलकारों को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। ये अफसोसनाक खबर आ रही है कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद से। पुलिस इस सिलसिले में मजीद क्या बताती है, समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सऊद, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जी बिल्कुल, औरंगी टाउन मोमिनाबाद का इलाका है जहाँ पर 2 पुलिस एहलकार
घर से ड्यूटी पर जा रहे थे, उस दौरान इन दोनों को निशाना बनाया गया और दोनों मौके पर ही शदीद जख्मी हुए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। निकले के दौरान ही ये दोनों दम तोड़ गए, जिन्हें इन दोनों की शनाख्त अल्लाह और सिपाही अहमद अलियों के नाम से हुई है। SSP वेस्ट का कहना है कि दोनों SRP के एहलकार हैं जो कि मोमिनाबाद थाने में तैनात थे और ड्यूटी पर जाते हुए इन दोनों को निशाना बनाया गया है। शुक्रिया साउद, आप हमें अपडेट करते हैं अफसोसनाक खबर से मुताल्लिक। अब जरा आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करेंगे। एक खबर रिपोर्ट हुई भारत से, तो सवाल उठ रहा है कि मौसम गर्मा का फल लीची क्या ये जान ले सकता है, क्योंकि भारत में अब लीची को खौफ की अलामत समझा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में खतरनाक दिमागी बीमारी ने एक बार फिर बच्चों का शिकार शुरू किया है। 10 रोज के दौरान 50 से ज्यादा बच्चे जान की बाजी हार चुके, जबकि 40 से भी ज्यादा बच्चे ICU में मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला हैं। ये कहा जा रहा है कि इस खतरनाक दिमागी बीमारी की वजह लीची हो सकती है। 2014 में जब इस जिले में 150 अमवात हुई तो फिर उसके बाद में कुछ और बिल्कुल लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिसर्च ने तहकीक की और ये मालूम किया कि इस बीमारी का ताल्लुक लीची से है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक लीची में गैर मामूली मिकदार में अमाइनो एसिड होता है, जिसके ज़्यादा इस्तेमाल से दिमाग को दरकार ग्लूकोज शदीद मुतासर हो जाती है। और एक खलीजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 और 2014 के दरमियान इस बीमारी से उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर 6000 अमवात हुई, जबकि 44,000 से ज़ायद केसेस सामने आए थे। और इससे कुछ साल पहले की अगर बात की जाए तो फिर बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया था, डाइजेशन के इश्यूज आए थे, लेकिन इस बार ये खबरें भी आई हैं और इसीलिए लीची को फ्रूट के बजाय जहर भी उनके मीडिया में कहा गया है। बिल्कुल उनके मीडिया में कहा गया। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर शामिल करेंगे। आलमी इदारे ने दुनिया के पुराने ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी है और इस फहरिस्त को अगर देखें तो आइसलैंड टॉप पे है, पहली जगह बना ली है। लेकिन अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई है। आलमी इदारे ग्लोबल पीस इंडेक्स ने साल 2019 के दुनिया के पुरअमन ममालिक की फहरिस्त जारी की, जिसमें जिस तरह आपको बता रहे हैं कि आइसलैंड पहले नंबर पर है, न्यूजीलैंड दूसरा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क बिलतरतीब तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर है। दुनिया के कम पुरअमन ममालिक की तादाद 28 है, इसमें भारत शामिल है, जबकि बहुत कम पुरअमन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान मजमूई तौर पर फहरिस्त में 153वें नंबर पर है। गुज़िश्ता बरस एक दर्जा तरक्की के बाद पाकिस्तान 150 पर पहुंचा था। रवा साल पाकिस्तान 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद ही अब इन नंबर्स पर है। और अब बात सियासत की। हम सियासी हरीफ एक हो रहे हैं, अभी इसकी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आइन और पार्लियामान की बालादस्ती पर समझौता न करने का फैसला किया है। बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज पर इत्तेफाक किया है। फिलहाल हुकूमत गिराने के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। अवामी राबिता मुहिम के जरिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा और इस बात को बरकरार रखा जाएगा। ये फैसला जब दोनों वफूद बैठे तो हुआ। नैब गिरफ्तारियों ने माजी की हरीफ जमातों को मिल बैठने पर मजबूर कर दिया। गिले शिकवे भुलाकर करीब आ गईं। बिलावल भुट्टो जोहराने में शिरकत के लिए जाती उमरा पहुंचे तो मरियम नवाज ने वफ्द का इस्तकबाल किया। कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर और मुस्तफा नवाज खोखर बिलावल के हमरा थे, जबकि नून लीग की सीनियर क्यादत भी मुलाकात में मौजूद रही। मुस्कुराहटों के तबादले हुए और हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर गौर भी। वफूद की सतह पर मुलाकात के बाद मरियम और बिलावल के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मरियम नवाज का कहना था कि दोनों जमातों ने जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दी हैं। 10 माह के दौरान मुल्क में मुआशी बहरान नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वोट चोर और कठपुतली हुकूमत अवाम की तर्जुमानी नहीं कर सकती। दोनों रहनुमाओं ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुल्कगीर एहतजाज पर इत्तफाक किया। आरिफ मलिक, समान, लाहौर। तो जरा इसी सिलसिले में तबसरा भी हासिल कर लेते हैं, तजिया सारी सूरत हाल का करेंगे। अदनान आदिल साहब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। गुड मॉर्निंग अदनान आदिल साहब। वैसे बड़ी बात है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हम लोग भी नहीं कह सकते कि आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए। अगर आपने मैच देखा तो जल्दी कैसे उठ गए हैं? जी बस मैच क्या था, एक गम और दुख की कैफियत। भूल जाए ना, सिंपल सा हल हम आपको दे रहे हैं, भूल जाए, फॉरगेट इट। बिल्कुल बिल्कुल भूलने की कोशिश कर रहे हैं और सियासत की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। वाह वाह वाह, सियासत की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। बड़ा रिफ्रेश का एक बटन दबा उस वक्त लोगों की याददाश्त में जिस वक्त मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी एक टेबल पर दिखाई दिए। लोगों को माजी भी याद आया।
तो मैं ये चाह रही थी कि आप उस माजी को देख के, इस हाल को देख के मुस्तकबिल के बारे में क्या कह सकते हैं? मुस्तकबिल के बारे में तो मुझे कुछ शायद ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये बात है कि दोनों अपने अपने अब्बू को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो इनके फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जुमला दोहरा दिया आपने। देखिए, करप्शन के केसेस चल रहे हैं बहुत ज्यादा इनके ऊपर, और वो इनकी कोशिश थी कि किसी तरह हुकूमत से कुछ रिलीफ हासिल किया जाए, डील न मिले तो कुछ ढील ले ली जाए, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल किसी तरह की लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे। तो इसलिए जो मुखालिफ आपस एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते थे ये दोनों, और आज ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब तो वो बजट के खिलाफ कह रहे हैं ना कि अब तो ये जो अवाम का कातिल बजट है हम इसको अप्रूव नहीं होने देंगे। अब तो वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अवाम के लिए इकट्ठा हुए हैं। असल में बात ये है कि जो वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत है वो उनको अक्सरियत असेंबली में हासिल नहीं है, और 172 वोट चाहिए होते हैं, जबकि उनके पास 157-58 अरकान हैं। तो बाकी 15 जो लोग हैं उनको जो वोट मिले थे 176, तो जो बाकी लोग थे वो छोटी पार्टियों से आए थे, जैसे MQM है, जैसे BAP है बलूचिस्तान से, और मेंगल साहब की, अख्तर मेंगल साहब की BNP है। तो इन सब छोटी काफ लीग है। तो अगर ये उनका साथ छोड़ दे इमरान खान का और बजट पास ना हो सके, तो उसका मतलब होता है अदम एतमाद की तहरीक, यानी वजीर आजम को फिर नए सिरे से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और वो वजीर आजम नहीं रहेंगे अगर बजट पास ना हुआ आईनी एतबार से। और ऐसी कोई टेंशन होने वाली है क्या? क्योंकि इन्होंने खास तौर पर इसी की बात की है, उन्हीं अरकान की बात की है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। जी, बहुत हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप छोटी पार्टियों को कि इमरान खान का साथ छोड़ दें, जितने मेंबर हैं सबको वजारतें देंगे, वजारत उज़्मा भी हमें नहीं चाहिए, पंजाब में भी हमारा साथ दें, वजारत आला काफ लीग को ऑफर कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही को। तो बहुत पसे पर्दा, बहुत जोड़ तोड़ चल रहा है। और इस जोड़ तोड़ के पीछे कहीं ना कहीं उन अरकान का गुस्सा भी तो है, कहीं ना कहीं उनका चिड़चिड़ापन भी तो है कि हुकूमती पार्टी के साथ, PTI के साथ में उनको कुछ मसाइल है। ऐसा नहीं है? ये हमेशा ही होते हैं, जब भी इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो इत्तेहादियों के मसाइल रहते हैं। ये सास बहू वाला मामला है कि कभी भी इनके ताल्लुकात ठीक नहीं होते। और इस सब के बाद भी आपको लगता है PTI के लिए, वजीर आजम के लिए कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक है? कम से कम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान तो ऐसे ही कह रही हैं। टेंशन तो है, इन्हें भी जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, और इत्तेहादियों के हो सकता है अदनान साहब वो कर भी रहे हों। बिल्कुल कर रहे हैं, और जोड़ तोड़ हो रहा है, और उनको कुछ शायद ज्यादा वजारतें देनी पड़े, और उनके जो मुतालबात होते हैं कि हमारे हलके में ये तरक्याती काम कराया जाए, और कुछ जो भी उनके मुतालबात हैं जायज नाजायज, उनको किसी तरह का मोटिवेट करना वाली थी आपसे ना, जायज नाजायज कौन सा वाले बात की आप बात कर रहे हैं उसमें? जी, वो होता है, ऐसी बातें होती हैं जो सामने नहीं लाई जाती, सामने कुछ और कहा जाता है, नजर आ जाती हैं, वो नजर आ जाती हैं जब भी मामला तय पा जाते हैं। अदनान साहब, मुझे ये बताइएगा, कुछ अरसे से हम लोग देख रहे हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, अवॉइड करते हैं मुलाकात। अब तो ज़ाहिर बात है मुलाकात हो भी नहीं सकती, लेकिन अदरवाइज अवॉइड करते हैं। लेकिन मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी, इनकी मुलाकात आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट चल रहे हैं अपने पेरेंट्स से? नहीं, उनकी इजाजत के बगैर ये सब कुछ नहीं कर सकते। मामला ये था कि उनकी हिस्ट्री है, और उनके आपस में बहुत तलखी भी हो चुकी थी, तो शायद उनके लिए आसान नहीं था, और हालात भी ऐसे नहीं थे। लेकिन सियासतदान जो होते हैं अपने मुफादात के लिए कभी भी कोई भी यू टर्न ले लेते हैं। आपने देखा हमारे वजीर आजम भी कई यू टर्न ले चुके हैं, इसी तरह अपोजिशन लीडर भी यू टर्न लेते रहते हैं। तो सियासत में ये सब चर्चिल को पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स इज डे टू डे मैटर, ये सब उसको पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, इनके अमल को देखना चाहिए, इनकी बातों पे नहीं जाना चाहिए। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। असल सियासतदान को जांचना हो तो इनके अमल को देखना चाहिए। और अब ये जो साथ बैठे हैं, इनकी सर्वाइवल का मसला है। अच्छा। क्योंकि करप्शन के केसेस जो हैं वो इतनी स्टेज पे पहुंच गए हैं कि दोनों के लिए बहुत मुश्किलात हैं, और ये हुकूमत को गिराए बगैर इन्हें रिलीफ मिल नहीं सके। अच्छा, और इसके अलावा एक ऐसा बेहतरीन मौका भी है दोनों के पास, मरियम नवाज के पास भी और उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी के पास भी। एक इनके पास में ऐसा मौका भी है कि जब ये खुद अपनी सोच के तहत डिसीजन ले सकते हैं। क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब तक तो यही लगता था कि जो पापा ने कहा वही मैं करूंगी, वही मैं करूंगा। और मरियम नवाज तो ब्रेक भी ले लेती हैं,
तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, अब इनको बिल्कुल एनर्जी के साथ में और अपनी एक सोच के साथ में डिसीजन लेने का मौका मिल रहा है। ऐसा माहौल देखते हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा। मैं नहीं समझता हूँ कि बिलावल जो है आसिफ जरदारी की इजाजत के बगैर कोई कदम उठा सकते हैं। उनका मुकम्मल होल्ड है पार्टी पे और फाइनेंसेस भी उनके कंट्रोल में है। आसिफ जरदारी के पर्स उनके पास है, वॉलेट उनके पास है। इसी तरह जो मरियम नवाज हैं, उनका वोट बैंक जो है नवाज शरीफ का है। मरियम नवाज की पार्टी में जो भी स्टैंडिंग है वो सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से है, वो अपने जाती तौर पे कुछ भी नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अपने अपने वालिद की मर्जी के बगैर कोई भी कदम उठा सकेंगे। बाकी छोटी मोटी तो बातें होती हैं, लेकिन जो मेन बात है, बड़ी बात है, वो ये अपने दोनों बच्चे जो हैं, अब बच्चे तो नहीं हैं, ये भी काफी बड़े हो गए, तो दोनों अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट हैं, अपने अपने अब्बू पे डिपेंडेंट हैं बहुत ज्यादा। जो आपने कहा अब बच्चे नहीं रहे अदनान साहब। अच्छा अदनान साहब, मुझे ये बताएं कि जून और जुलाई, ज़रा जून तो अब ऑलमोस्ट हाफ गुजर चुका है, वैसे तो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल क्या आपको लगता है कि और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं आइंदा आने वाले हफ्तों में, आइंदा आने वाले दिनों में? बिल्कुल हो सकती हैं, मेरा ख्याल है। वो कौन सी हो सकती हैं? वो सिंध से हो सकती हैं। एक साबिक वजीर आला और एक मौजूदा वजीर आला को भी खतरा है। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी का भी 13 कुछ लोग हैं जिनको गिरफ्तारी मुतवक्को हो सकती है। कोई साबिक वजीर दाखिला भी हैं, ख्वाजा आसिफ के ऊपर भी बात आ रही है, एहसन इकबाल पे भी बात आ रही है। तो मेरा ख्याल है नैब का शिकंजा मजीद कसा जाएगा। अदनान साहब, हमारी बात सईद गनी साहब से हो रही थी, गुज़िश्ता कुछ दिन पहले की बात है ये, तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ी गिरफ्तारी तो जरदारी साहब की थी, अब इससे बढ़कर कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और इसमें साबिक वजीर आला का नाम आए या फिर किसी बड़े ओहदेदार का नाम आए, तो ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक बड़ी खबर नहीं हो, बड़ी बात नहीं हो, लेकिन सिंध के बासी के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। नहीं, खबर तो बड़ी होगी। देखिए, जो करप्शन के इल्जामात हैं, जो अप्रूवल्स दी हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर्स ने दी हैं, तो चीफ मिनिस्टर्स भी उसमें फंसते हैं। बात जैसे कोई शुगर मिल जो है औने पौने दामों बेच दी गई, या इस तरह के बहुत से ऐसी शुगर मिल को सब्सिडी दे दी गई जिसकी मशीनरी तक नहीं लगी। जी बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत से मामलात हैं जिनमें अगर साबिक चीफ मिनिस्टर कोई गिरफ्तार होता है या मौजूदा के ऊपर कोई वो होती है इंक्वायरी शुरू या इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, तो उससे एक फजा तो पैदा होगी और इनके जो तलखी है उसमें और ज्यादा इजाफा होगा, सियासी कशीदगी और बढ़ेगी और सियासी महाजराई और बढ़ेगी। अब देखना ये है कि हुकूमत तो, इमरान खान तो बिल्कुल वो कहते हैं मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं करप्शन के एजेंडे को नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं हूँ, कोई एनआरओ नहीं दूंगा। तो इसका मतलब है कि इमरान खान का एक तो है कि जो भी है, एक इजाजत देंगे मुझे जुमला कहने की या सवाल करने की? जी बिल्कुल, मैं अपने आंगन में देखूंगा। वो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई हुकूमत का एक और आदमी भी शायद इसकी जद में आने वाला है नैब की। पंजाब से तो एक वजीर जंगलात सिप्तैन खान गिरफ्तार हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब वफाकी सतह पे भी कोई 1-2 लोग जो हैं वो उसी इंटेंसिटी के साथ जैसे दूसरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनके खिलाफ भी होगी, उतनी तेजी उतनी फुर्ती के साथ। देखिए किरण, एक फर्क है दोनों में। वो लोग 10-10 साल वजारत उज़्मा में रह चुके हैं, हुकूमतें कर चुके हैं, ये तो 10 माह हुए हैं, तो इनके कारनामों के लिए अभी इनको और टाइम चाहिए। सही। तो मैं फिर कहने पे मजबूर हूँ, आपका दिल बहुत बड़ा है अदनान साहब। जी बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू अदनान साहब, साथ अब मौजूद थे और जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑनगोइंग है उस पर आप कमेंट कर रहे थे। जरा बढ़ते हैं आगे और जो दीगर मामला हैं वो शामिल करेंगे। एक बड़े बच्चे का जिक्र करें, बड़े बच्चे का, बड़े क्या कहना चाहिए, ताकतवर बच्चे का, और ये इसे टाइटल दिया भी गया है ताकतवर बच्चा क्योंकि उसने कैंसर जैसे मूजी मरज को शिकस्त दी है। अमेरिकन सिटी फिलाडेल्फिया, इसमें विंसेंट नामी बच्चे ने दिमागी कैंसर को मात दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 माह की उम्र में दिमाग के कैंसर का वो शिकार हुआ था। इब्तदाई तौर पर जो उसका सर है वो राइट साइड से बढ़ने लगा और डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो मालूम हुआ कि उनको दिमाग का कैंसर है, लेकिन कई महीनों की जिद्दोजहद के बाद बिल आखिर वो सेहतयाब हो गया और इसीलिए ये छोटा सा बच्चा बहुत पावरफुल है। अमेरिका में इस बच्चे को ताकतवर तरीन बच्चा इसीलिए करार दिया गया है और देखिए इन्होंने तो बड़े बड़ों को मुकाबला करना सिखा दिया है।
हम कुछ और ऐसी कहानी, ऐसे किरदार आपके सामने रखने की आज कोशिश कर रहे हैं कि जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनका अज़्म शायद मुझसे आपसे कहीं ज़्यादा है। माजूरी ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर है, और इसके साथ जीना कोई मसला है क्या? ये साबित किया कैरोलिना के एक साला एक बिशप से, जो पैदाइशी तौर पर टांगों से माजूर है और इसकी दोनों टांगें पैदाइशी तौर पर मुड़ी हुई हैं, लेकिन गैर मुल्की मीडिया में बच्चे की शरारतें और दीगर बहन भाई के साथ इसका खेल कूद, इसकी वीडियोस बहुत शोहरत पा रही है। ये कहा जा रहा है कि बिशप की शरारतों ने साबित किया कि माजूरी किसी भी काम में रुकावट नहीं बन सकती, और शरारतों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत पाला बच्चा है। Yes, because he is a person with different abilities, a kid with different ability, और अब उसकी इन एबिलिटीज़ पर आगे चलकर भी हम बात करेंगे, बिकॉज ये इंस्पिरेशन भी होती है। एनीवेज, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की बात करेंगे, जो कि मुसलसल कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, अमन की जानिब कदम भी बढ़ा रहा है, हाथ भी बढ़ा रहा है, मजहबी हुकूक का ख्याल करते हुए पाक भारत अवाम को करीब लाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार उसकी हट धर्मी बरकरार है कि अब तो इलेक्शन भी गुजर चुके हैं, स्टिल उनकी जो पॉलिसीज हैं बदल नहीं रही। मकासद अपनी जगह ना, लेकिन सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से इन्होंने रोक दिया है। 146 सिख यात्रियों ने जोड़ मेले में शिरकत की खातिर पाकिस्तान का रुख करना था, इनको यहाँ आना था, लेकिन अब देखिए क्या होता है। पाकिस्तानी हुकाम वाघा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के इस्तकबाल के लिए मौजूद रहे। ऐन वक्त पर यह इत्तला मिली कि भारत ने खुसूसी ट्रेन को इजाज़त ही नहीं दी, जिस पर भारतीय यात्रियों के मुंतज़िर सिख रहनुमा गुस्से में दिखाई दिए, गम और गुस्से में दिखाई दिए। मोदी सरकार के रवैये पर मतरूका वक्फ इमलाक पाकिस्तान के हुकाम ने भी अफसोस का इजहार किया। ये वाकई अफसोस करने का मकाम है। जो लोग मजहब को इस्तेमाल करते हैं वही इस तरह की सोच रखते हैं, और वो बताते हैं कि वो कौन है। बट कुछ अच्छा भी हो रहा है, और इसी से जुड़ी एक और ख़बर है कि मोदी सरकार जहां सिख यात्रियों का ख्याल नहीं कर रही, उन्हें पाकिस्तान आने से रोक रही है, लेकिन पाकिस्तान से जो मोहब्बत है वो सिख बिरादरी को किसी ना किसी तरह अपनी तरफ खींच लाती है। बरतानिया से यह खबर है, जहां एक सिख ने पाकिस्तान में गुरुद्वारों की तज़यीन और आराइश के लिए 500 मिलियन पाउंड अतिया करने का ऐलान किया, और ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया के सिखों को अपने मुक़द्दस तरीन मकामात तक पहुँचने के लिए करतारपुर राहदारी खोलने के ऐलान के जवाब में किया गया है। और सिख की जानिब से ये भी ऐलान किया गया कि पाकिस्तान टूरिज़म बोर्ड के चेयरमैन और वज़ीर आज़म मुआविन खुसूस जुल्फ़ी बुखारी और सिख कम्युनिटी के मारूफ रहनुमाओं के साथ की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें ये ऐलान उनकी जानिब से किया गया। वहीं की पिक्चर्स हैं, वहीं के मनाजिर हैं। अब ज़रा आगे बढ़ना होगा। सिंध के समुंदर में तुग़यानी की बात करनी होगी। कराची में मुबारक विलेज, यहाँ पर 4 बच्चों समेत 6 अफराद डूब गए। माहीगीरों ने 5 को निकाला, एक बच्ची ताहाल नहीं मिल सकी। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट में मजीद जानते हैं। और ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको ये बताएं कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो वेदर सिचुएशन है, जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सिंध, विद रिस्पेक्ट टू अरेबियन सी, उस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जो गुज़श्ता रोज़ का ये वाक़या, जिस तरह किरण आपको बता भी रही थी। कराची में खोरंगी का रिहायशी खानदान पिकनिक मनाने पहाड़ों की वादी मुबारक विलेज गया था, लेकिन बदकिस्मती ने गम के पहाड़ तोड़ दिए जब इस खानदान के 4 बच्चों समेत 6 अफराद को समंदर की लहरें बेरहम होकर साथ ले जाने लगी। मुबारक विलेज पे हम बंदों को मना करते हैं कि इस पॉइंट से आगे कोई ना जाए, लेकिन ये फैमिली क्योंकि किस तरह यहाँ आई है, अपने तौर पे यहाँ पहुँच गई है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहाँ फैमिलीज आती हों। समंदर में मौजूद माहीगीरों ने इन अफराद को डूबते देखा तो फौरी मदद को आए। 5 अफराद को बचा लिया गया, जिनमें से 2 बच्चों की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 13 साल कहकशा को ताहाल ना निकाला जा सका। हम बैठे ही थे, पाँव गीले करके मतलब बैठे हैं, पीछे से लेयर आई तो सारे हम लोग मतलब सारे डूब गए थे जितने भी थे। बराबर वाली फैमिली के भी 2-4 बच्चे घुसे थे, तो उनके 3 आए वापसी, एक उनका भी चली गई। शाम होने की वजह से गोताखोरों ने बच्ची की तलाश का काम रोक दिया। और इसी पर बात करेंगे, हमें सऊद बिन मुर्तज़ा ज्वाइन भी कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। मौसम के ऊपर अपडेट भी होगी थोड़ा आगे चलकर, लेकिन ये मामला हमें इस पर सऊद आप हमें बता दीजिएगा। बच्ची की तलाश की जा रही है, अभी क्या आप हमें अपडेट कर सकते हैं? देखिए, कल ये वाकया पेश आया था। एक बहुत बड़ी तादाद फैमिलीज की जो है मुबारक विलेज हाउस बे का रुख करती है। दफा 144 नाफिस है, लेकिन इसके बावजूद कराची का जो मौसम है, गर्मी की वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, इतनी नफरी ही नहीं है जो उनको रोक सके। और ये मुकाम ऐसा था
कि यहाँ पे मालूम ऐसा ही होता है कि ये फैमिली खुद शौक से बहुत आगे तक चली गई थी। यहाँ पर काफी दुश्वार गुजार रास्ता था और उसके बाद ये मुकाम आता है। ये बच्ची की जो तलाश है वो कल रोक दी गई थी क्योंकि हाई टाइड्स थी और अब कहा जा रहा था कि आज सुबह ये तलाश शुरू की जाएगी और कोशिश ये है कि इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि बच्ची की जो लाश है वो आगे की तरफ निकल गई और वो खुद पानी जो है बाहर छोड़ देगा तो उसको उठा लिया जाएगा, लेकिन ताहाल बच्ची की जो लाश है वो नहीं मिल सकी है। ओके साउद, ये भी बताइएगा समंदर में तुग़यानी इसके बाद क्या शहरों पर पाबंदी से मुतालिक भी कोई अहकाम जारी किए गए? यूँ तो कई जगह पर बोर्ड्स लगाए होते हैं कि समंदर में नहाने पर पाबंदी है, लेकिन स्पेसिफिकली इस सिचुएशन में कुछ किया जा रहा है? देखें, कल भी जब हमने पुलिस हुकाम से बात की थी उनका यही कहना है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो शहरी है उनको ना जाने दिया जाए आगे। लेकिन जब हम कल मुबारक विलेज भी गए तो वहाँ पे भी इतनी बड़ी तादाद है शहरियों की जो आती है नहाने के लिए, उसको पुलिस की जो नफरी है वो नहीं हो सकती। सिर्फ एक मालीपुर थाना है जो उसकी नफरी वहाँ पे पूरा एरिया को कवर कर रही है, इतनी बड़ी साहिली पट्टी को, जो कि बहुत ही नाकाफी है। इतनी बड़ी तादाद जब आवाम आती है उसको रोकने के लिए पुलिस नाकाम हो जाती है वहाँ पर, और जब लोग शहरी इस तरह हाई टाइड्स पर चले जाते हैं तो इस तरह के हादसा पेश आते हैं। और इसी तरह ये फैमिली भी वहाँ बताया जा रहा है कि बैठी भी तो साइड पे थी, लेकिन जब बड़ी और तेज लहरें आई तो वो इन बच्चों को जो है अपने साथ ले गए और उसके बाद 2 बच्चों को तो बचा लिया गया था, लेकिन ये 13 साल जो कहकशा है उसको नहीं बचाया जा सका था और वो समंदर उसको जो है निकल गया था और उसके बाद से उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी, लेकिन ताहाल वो नहीं मिल सकी। साउद, इस खबर से मुताल्लिक आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। दरियाए सिंध से खबर है जहां रुझान का मकाम, इस पर भी कश्ती डूब गई और कश्ती में सवार जो 10 अफराद थे उनमें से 5 को बचा लिया गया, जबकि जो 5 बाकी हैं उनकी तलाश इस वक्त जारी है। राजनपुर से इलियास गबोल ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। राजनपुर में अफसोसनाक हादसा, रुझान के मुकाम पर दरियाए सिंध में तुग़यानी के बाइस कश्ती डूब गई। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद सवार थे। 10 लोग कश्ती पर सवार के जा रहे थे तो उनमें से 5 निकल पाए और 5 डूबे हुए हैं। डूबने वालों में 4 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जब तक ये डेड बॉडीज नहीं मिलती रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। रेस्क्यू के मुताबिक कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो रुझान से शाहवाली जा रहे थे। इलियास गबूल, समा, राजनपुर। एक और अफसोसनाक खबर हाला के इलाके न्यू सईदाबाद से, जहां नहर में नहाते हुए 3 बच्चियां डूब गईं, तीनों की लाशें निकाल ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक गांव होद सियाल में तीनों बच्चियां गर्मी के बायस नहर में नहाने गई थी। एक बच्ची डूबी तो उसे बचाने के लिए दोनों सहेलियों ने छलांग लगा दी। बच्चियों की शनाख्त शुमाइला, सुंदस और गजाला के नाम से हुई है। तीनों की उम्रें 10 साल से कम है। इन लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले किया गया। व्हाट अ बैड डे इट इज़ किरण के, बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। एक और ख़बर है वो खुशाब के नवाही इलाके कायदाबाद से है। यहाँ पर एक मामूली तनाज़ा, यानी दरख्तों की कटाई का तनाज़ा था जिस पर फायरिंग हुई और उस फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। समा के राना ज़हीर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, पुलिस ने क्या किया इस सिलसिले में, बताइएगा राना ज़हीर। जी बिल्कुल किरण, ये अफसोसनाक वाक़या जो है थाना कायदाबाद के इलाके में हुआ है। 5 चक गुंजाल शुमाली का ये इलाका है जहां पर ठेठिया बिरादरी जो आपस में करीबी रिश्तेदार भी हैं, उनमें रमजान ठेठिया और जहान खान के दरमियान एक मामूली दरख्त के ऊपर जो है वो तनाज़ा चाह रहा था। आज दरख्त की कटाई पर उनके दरमियान झगड़ा हो गया और अंदर फायरिंग से जो है वो रमजान ठेठिया के बेटों ने जो फायरिंग करके जहान खान समेत 4 अफराद को कत्ल और जो है वो पहली वारदात में 6 जो है लोग जख्मी हुए थे, लेकिन दोबारा ये झगड़ा दोबारा हो गया और उसके बाद जो है वो ये कुल मरने वालों की तादाद जो है वो 4 के साथ साथ 12 जख्मियों की भी बताई जा रही है, जिनमें 5 की हालत तशवीशनाक है। DPO खुशाब राना शुएब ने जो है वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी है, जो कि अब इस वक्त THQ खुशाब पर भी मौजूद है और इलाके को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है ताकि इस तरह का मजीद कोई वाक़या पेश ना आए। मकामी अफराद से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये दोनों कबीले जो हैं आपस में करीबी रिश्तेदार भी हैं और एक मामूली दरख्त पे ये झगड़ा हुआ है और ये दरख्त जो है एक मामूली दरख्त जो है वो 4 कीमती जाने ले गया। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। इंतहाई अफसोसनाक खबरें थी ये, हम इनके ऊपर बात भी की हमने, हम इनका फॉलोअप भी लेंगे और मुझे बहुत अच्छी तरह से इस बात का इदराक है कि आप भी थोड़ा अपसेट हो गए हैं। कोई बात नहीं,
मैंने आपके लिए एक अच्छी खबर भी ढूंढ के रखी है, मैं वो दे देती हूँ। अमेरिका में पाकिस्तानी ग्राफिक डिजाइनर ने टीवी अवार्ड जीता और ऐसा पहली बार हुआ है। एग्जैक्टली न्यूयॉर्क में मुनाकिदा इवेंट, इसमें पाकिस्तानी ग्राफिक डिजाइनर मोहम्मद उमैर मोहसिन की ग्राफिक्स टीम ने हिस्सा लिया था। उमैर मोहसिन की टीम को NHL टुनाइट ओपन के लिए आउटस्टैंडिंग पोस्ट प्रोड्यूस ग्राफिक डिजाइनर के अवार्ड से नवाजा गया। ये अमेरिकन शो में अवार्ड हासिल करने वाली किसी भी पाकिस्तानी की पहली टीम है, तो ज़बरदस्त। जिस तरह भी बताने की दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जब एक पाकिस्तानी टीम ने ये अवार्ड जीता है। और उमैर मोहसिन जो अवार्ड विनर हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। उमैर थैंक यू। यस, उनकी फैमिली भी हमें ज्वाइन करेगी, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले उमैर की तरफ चलते हैं। किरण, उमैर स्पोर्ट्स एमी अवार्ड, मैं जानना चाह रहा हूँ इस इवेंट से मुताल्लिक हमें बताएं और ये बताएं कि यहाँ पहुँचने तक का सफ़र कैसा था, क्वालिफाई कैसे किया? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले समा टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया और मेरी आवाज़ पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाई। स्पोर्ट्स एमी जो हैं ये नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की कैटेगरी में आते हैं, ये उनके अंडर होते हैं बेसिकली, और ये अलग से एक स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड कैटेगरी है। उसमें स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आप लाइव कवरेज कर लें, स्टूडियो शोज, ब्रॉडकास्ट पैकेजेस, डिज़ाइन, एंकर्स, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये डेडिकेटेड हैं स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट इटसेल्फ एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो उन्होंने ये एक अवार्ड ही इसको पूरा डेडिकेट कर दिया है और इसकी एक अपनी वैल्यू है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए इनका पैनल होता है जजेस का, तो हम उनको अप्रोच करते हैं, अपने पैकेजेस या जो भी हैं वो उनको भेजते हैं, वो रिव्यू करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये क्वालिफाई होगा कि नहीं नॉमिनेशन के लिए। नॉमिनेशन होना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन अल्लाह के फजल से हम ये पैकेज में अवार्ड जीत गए, तो खुशी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहला पाकिस्तानी हूँ मैं जिसने ग्राफिक इंडस्ट्री में पाकिस्तान के लिए जो है वो एमी अवार्ड जीता है। ज़बरदस्त। उमैर हमारे साथ रहेगा, आपकी फैमिली में ज्वाइन कर चुकी है, बिल्कुल आपकी वालिदा, आपकी बहन भाई में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले माजी मुझे आप ही बताएं बेटे की इस कामयाबी पर, एक तो ये बताएं जब ये कामयाबी हुई, ज़ाहिर है उन्होंने आपको कम्युनिकेट किया, आपको बताया, क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे उस वक्त? बहुत माइक ऊपर आप पकड़ लें। बहुत खुशी हुई मुझे, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। ज़रा पहली बार ऐसा हुआ पाकिस्तानी टीम, हाँ पहली दफ़ा जो है पाकिस्तानी यहाँ तक पहुँचा है। और मेहनत कितनी की थी उन्होंने इसके लिए ना, अम्मा लगे हाथ तो ये भी बता दीजिएगा। मेहनत तो बहुत की थी, यहाँ से जब पाकिस्तान में था उस वक्त भी वो यहाँ हर मतलब बहुत मेहनत करता था, हर वक्त इसी काम में, कंप्यूटर है और वो है, वो सब करता रहता। अब डांटती नहीं थी हर वक्त, क्या करते रहते हो, कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हो? नहीं, बस उसको शौक था, और फिर जब वहाँ गया तो फिर माशाल्लाह अच्छी। और ये केस दरमियान चाय तो कभी पराठा तो कभी स्नैक्स बना के लेके जाती थी। हाँ जाहिर सी बात। उमैर की तरफ माजी दोबारा चलते हैं। उमैर, जो पैकेट बनाते थे क्या मुख्तलिफ फ़र्क था इसमें, और क्या अकेले आप ये काम कर रहे थे या पूरी टीम ने मिलकर ये किया था जिस पर आपको फिर ये अवार्ड मिले, जिसके लिए आप नॉमिनेट हुए थे पहले? इस टाइप के जो पैकेजेस होते हैं इनमें काफ़ी मेहनत होती है, ये कोई एक जो 2 दिन या एक छोटी सी टीम का नहीं होता है। इसमें प्रॉपर जो है बेस से स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट मेकिंग, स्टोरी बोर्डिंग, फिर विजुअलाइजेशन होती है, रिसर्च करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, फिर जाके जो है कोई आउटपुट आता है। और इसमें जो है काफ़ी सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, डिफरेंट डायरेक्टर्स, ग्रुप डायरेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स के आर्टिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनकी स्किल्स, उनकी एक्सपर्टीज को यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस होता है। फिर जाके जो है कोई एक अच्छा पीस जो है या एक अच्छी आउटपुट बाहर आती है जो कि इस टाइप के अवार्ड के लिए नॉमिनेट होती है और जीतती है। तो इसमें भी हमें काफ़ी टाइम लगा था, काफ़ी लेंथी प्रोसेस था, बहुत मेहनत की, तब जाके जो है ये ओपन पूरी जो है ये बताइएगा कब से न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं, टीम में कितने लोग हैं? मैं तकरीबन पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं पहले पाकिस्तान में ही कराची में काम करता था, फिर 4-5 साल पहले मैं टोरंटो मूव हुआ हूँ, तो पिछले 4-5 साल से मैं यहाँ पर ही काम कर रहा हूँ। डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया यहाँ पे, और इवेंचुअली अब जाके जो है मुझे ये सिला मिला, ये रिवॉर्ड मिला।
इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़बरदस्त। और क्योंकि आपकी फैमिली आए तो मैं आपकी बहन से सवाल करना चाहूँगा, आपका जब कांटेक्ट। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत मुस्कुराई, वैसे मुस्कुराहट की ही बात है ज़ाहिर है, जब भाई की इतनी बात हो रही हो, उसकी कामयाबी की बात हो रही है। फेवरेट कौन है भाई का? ज़्यादा दोस्ती किसकी है? दोस्ती तो खैर दोनों की है। ओके जी जी, दोनों की दोस्ती है और बहुत अच्छी मतलब है। आप ज़्यादा जिद कर लेती हैं? नहीं, वैसे पानी आ रहा है। नहीं। ये बताएं, भाई ने फोन किया जब बताया कि मैंने ये अवार्ड जीत लिया, पहले से मालूम हो गया था? हम लोगों को मालूम था, हम लाइव देख रहे थे। उस वक्त देख रहे थे और यहाँ पर रमज़ान चल रहे थे, सहरी का टाइम था। सही। तो बस सहरी के बाद हम जब लाइव देख रहे थे तो बस यही होता कि अब नाम है, अब नाम। जब आया तो बच्चे तो सो रहे थे, इतनी ज़ोर से चीखी खुशी के मारे कि बच्चे उठ गए, मम्मा क्या हुआ? इनका जीत गए भाई। बहुत बहुत खुशी हुई कि बस हम बता नहीं सकते। उस वक्त खुशी के मारे आंसू आ गए आंखों में। अभी भी आ रहे हैं। ये रोज़ों में ना सारी की सारी इबादतें, सारी दुआएं आपको नहीं लगा कबूल हो गई? जो अम्मी मांग रही थी, जो बहनें मांग रही थी, जितनी मेहनत मैं कर रहा था, बिल्कुल कबूल हुई है। और पूरे फैमिली मेंबर्स वगैरह के किसी तरीके से अचीव हो जाइए, पहला पाकिस्तानी हो, प्राउड फील हुआ है। ये 12-15 साल पहले सोचा था कि भाई जाएंगे और इस तरह से करेंगे? कभी नहीं, उस वक्त इतना एडवांस नहीं था, पर फिर भी वो उन दिनों से लगे रहे। अब पिछले कोई 7-8 साल पहले ये एडवांस हुई है फील्ड इतनी यहाँ पे पाकिस्तान पे, और अभी और एडवांस हो रही है। भाई उसमें भी पीछे नहीं यहाँ पे इतने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है। दैट्स राइट। ग्रेजुअली इंशाल्लाह। तो उमैर की तरफ दोबारा चलते हैं। उमैर, अपनी कामयाबी की वजह किसे समझते हैं? और अगर हम आपसे ये कहें कि इस पॉइंट पर, इस स्टेज पर किसे कहेंगे कि शुक्रिया? मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनकी तरबियत और परवरिश ऐसी है, उनकी दुआओं का नतीजा है कि मैं यहाँ तक पहुँचा। उसके बगैर यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन था। ये सब उनकी दुआएं हैं कि मैं पाकिस्तान में आने वाले नए टैलेंट के लिए एक रोल मॉडल बनाऊँ। मुझे बहुत लोगों ने अप्रोच किया, बहुत अच्छे तरीके से मुझे जो है बहुत वेलकम किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। और इस मौके पर अगर कोई पैगाम आप देना चाहें, कोई अपील हुकूमत से करना चाहे, तो नया दिन का प्लेटफॉर्म आपके सामने है, प्लीज कहिए। मैं समा टीवी के तवस्सुत से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अपील करूंगा कि इस एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए हुकूमती लेवल पर कुछ काम किया जाए। जो अपकमिंग टैलेंट है उनकी मेंटोरिंग के लिए कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएं, उनको सही गाइडलाइंस के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म, सही गाइडलाइन मिलना उनके लिए प्रॉब्लम है। वो सही मिल जाए एक दफ़ा तो मैं क्या पता नहीं कितने पाकिस्तानी जो हैं बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स पाकिस्तान लेकर आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस पर कोई इनिशिएटिव ले, उनके लिए काम करे। यही अपकमिंग टैलेंट पाकिस्तान का फ्यूचर है, इन्होंने ही पाकिस्तान को आके रिप्रेजेंट करना है और ये इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में मेजर रोल प्ले कर सकती है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उमैर मोहसिन, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे और आप ये कह रहे थे कि हम और टैलेंट भी दिखा सकते हैं और एजाज़ात भी लेकर आ सकते हैं। अम्मा बिल्कुल मुझे ना चलते चलते ये बता दीजिएगा कि बेटा आपके करीब हो, आपके पास हो, यहाँ काम कर रहा हो, ऐसा दिल चाहता है? हाँ, कभी दिल चाहता है बहुत। और जैसे उमैर अभी कह भी रहे थे कि अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स होंगे, यहाँ पर काम होगा, तो फिर तो क्या ही कहने। आप दुआ करती है इसके लिए? बिल्कुल दुआ करती हूँ कि भाई आए बेटा मेरे साथ ही रहे और नाम भी बना ऐसी तरक्की भी करे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो आप एक काम करेंगी, उनके लिए इतनी दुआ करती हैं, हमको भी दुआ में याद रखेंगे आप? क्यों नहीं। अच्छा, मुझे ये भी आपसे पूछना था कि उमैर ज़ाहिर है कई सालों से वो तो वहाँ पर हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर थे और जो स्कूलिंग थी और जो कॉलेज था, जो अर्ली स्टेज थी उनकी, उस वक्त क्या उनकी रूटीन होती थी? बस अगर इस पे मुझे बता दें। उनकी स्कूल से फिर वो आके खाना जो बच्चे करते हैं, उसके बाद वो खेलते थे, फिर पढ़ना लिखना। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था। हाँ, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था। ज़बरदस्त। और ये होना भी चाहिए। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी कहा कि शुक्रिया आपका, हम भी कहते हैं आपका शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट थी, आप लोगों की दुआएं थी, तो उन्होंने नाम बनाया। आप लोग समा का शुक्रिया कि उसने मुझे
हमें प्लेटफॉर्म दिया और वज़ीर आज़म तक इसकी बात पहुंचाई। थैंक यू सो वेरी मच। और उमैर के लिए हम फिर कहेंगे स्टे ब्लेस्ड। और अब जरा बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, इस हीरो की हमने बात कर ली, अब हम एक और हीरो की बात करते हैं। आपको पता है हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जो सिर्फ फिल्मों में हीरो नहीं हो, आम जिंदगी में भी उसका तशख्खुस, उसका स्टाइल ऐसा हो कि हम ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि वाह 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 क्या बात है। तो भाई बंदा मगरिब का, लेकिन काम बिल्कुल देसी, बिल्कुल जबरदस्त काम। और बड़ी तारीफ भी उनकी की जा रही है कि किस तरीके से मुनफरिद अंदाज में जो अपनी स्पेस में रहते हुए, डिस्टेंट रहते हुए, फैंस के साथ में पिक्चर्स और उसके बावजूद भी फासला रखना। तो हम बात कर रहे हैं कियानो रीव्स की, कितनी अच्छी उनकी पर्सनालिटी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैट्रिक्स हो या जॉन विक, हॉलीवुड एक्शन फिल्मों में लाजवाब अदाकारी से मशहूर होने वाले अदाकारा कियानो रीव्स एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए। लेकिन इस बार उनकी फिल्में नहीं बल्कि तस्वीर मौजूए बहस बनी। सोशल मीडिया पर कियानो रीव्स की मुख्तलिफ तस्वीर वायरल हुई, जिनमें वो फैंस के साथ बगैर छुए पोज बनाए खड़े हैं। सोशल मीडिया पर उनके अंदाज को सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कियानो रीव्स का ये खवातीन को इज्जत देने का तरीका है, जबकि अमेरिकी मीडिया उनके अंदाज को मी टू मुहिम के बाद मोहतात रवैया करार दे रहे हैं। एक के बाद एक सीनियर अदाकाराओं के साथ भी और उसके अलावा फैंस के साथ भी कियानो रीव्स हमेशा इस बात का ख्याल rखते हैं कि उनका एक स्पेस है और जिसके साथ वो खड़े उसकी भी एक स्पेस है। तो वो चाहते यही है कि एक थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, तो फासला रखना वो इस बात का हमेशा लिहाज करते हैं। वैसे कियानो रीव्स के लिए ये भी मशहूर है कि उन्होंने अगर एक शॉट किया है, उन्होंने अगर एक सीन किया है या वो यूं ही भी चल के आके बैठ गए तो उसके ऊपर जो चाहे गाना लगा दें, जैसा चाहे कुछ उठा के लगा दें, यूं लगेगा कि ये हीरो इसी पे परफॉर्म कर रहा था। तो अगर ये कहा जाए कि कियानो रीव्स हर मैदान में आगे हैं तो गलत नहीं होगा। अब देखिए उनकी मूवीज़, उनके कैरेक्टर्स, उनका एक्शन सीक्वेंस में परफॉर्म करना, वो सब कुछ, और साथ के साथ उनकी ज़िंदगी का ये पहलू, जो भी कुछ है वो हिट है। चलें जरा वापस आए पाकिस्तान, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले हमने जिस तरह जिक्र किया था बिलावल और मरियम नवाज की मुलाकात का, जिस पर अदनान आदिल साहब दिलचस्प तबसरा भी कर रहे थे। बहुत दिलचस्प जिन्होंने वो जुमला कहा था अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। खैर ये मुलाकात, क्योंकि इस पर बहुत सी बात हो रही है, सोशल मीडिया हो या नेशनल टेलीविजन हो, इस पर बहुत सी बात हो रही है। क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसकी, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा? जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि एहतजाज होगा और हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर और प्रोविंशियल सेटअप। तो लेट्स सी कितना टफ टाइम देने की पोजीशन में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN। लेकिन हुकूमत पर जब दबाव की हम बात कर रहे हैं तो हमें बहुत से पुराने जुमले भी याद रहते हैं। जिस तरह अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो चंद हफ्तों पहले उन्होंने कहा था अगर सदर जरदारी कहें तो हम हुकूमत गिरा सकते हैं। क्या वाकई गिरा सकते हैं? क्या वाकई इतनी नंबर गेम इनके फेवर में है या नहीं है? इस पर भी हमें बात करनी है, क्योंकि दोनों अगर करीब आए हैं, दोनों की मुलाकात हुई है, एक मेज़ पर बैठे हैं और आगे टफ टाइम देने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है, तो उस पर किस तरीके से अमल दरामद होगा? क्योंकि किरण आपको याद होगा रमज़ान में जब हम बात कर रहे थे इससे मुतालिक, तो हमें जो PMLN की तरफ से रहनुमा ज्वाइन करते थे वो कहते थे अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ कि क्या वाकई है तहरीक आएगी या नहीं आएगी। और अभी भी इस बड़ी मुलाकात के बाद भी, इस मुश्तरका एलामिया के बाद भी बाज़ हल्कों से ये तनकीद की जा रही है कि अभी भी बहुत सारे मामला ऐसे जो मुबहम है। अभी भी अगर इस मुलाकात के बाद भी आपको राबिते करने हैं, इस मुलाकात के बाद भी अगर आपको दोबारा से मिलके बैठना है और फिर चीज़ें डिसाइड करनी है, तो इसका मतलब ये कि अभी कोई उसकी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है, कोई उसका सांचा ठीक से सामने आया नहीं है। ऑल्दो कि जब दोनों तरफ से मुलाकात के लिए वफूद बैठे, सीनियर क़यादत बैठी, PMLN की वफ़द आया बिलावल भुट्टो जरदारी का, तो दोनों ही तरफ सीनियर सियासतदान थे, पुराने चेहरे, तजुर्बेकार चेहरे थे। लेकिन क्या उनका एडवाइस इस नहज पर लेकर आ सकता है, किसी पिक्चर को डिफाइन कर सकता है? क्या जिस दबाव की बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, उस दबाव से थोड़ी सी भी परेशानी PTI को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, रूलिंग पार्टी को है? और फिर क्वेश्चन ये भी है, क्या
पीटीआई इस सारे मामले के लिए तैयार है। जैसी ऑपोजिशन उन्होंने दी थी, अगर उससे थोड़ी सी तगड़ी से ऑपोजिशन उनको मिल जाएगी तो आगे वो क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। बात सिर्फ बयानात की नहीं है, वो बयानात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान के हो, वो स्टेटमेंट्स फयाजुल हसन चौहान साहब की हो, फवाद चौधरी साहब की हो, या किसी की भी हो, महज स्टेटमेंट से क्या बात बनेगी? नहीं, काफी कुछ करना पड़ेगा। तो दोनों जानिब माहौल जो है ना वो खासा चार्ज जब दिखाई दे रहा है, खासा चार्ज अब किरण। लेकिन यहाँ पर ये भी देखेंगे कि पहला साल है, पहली बार हुकूमत मिली है। लेकिन अगर ऑपोजिशन चार्ज है, पॉलिटिकल पार्टीज चार्ज हैं, तो सवाल यह कि आवाम भी चार्ज हैं, कि आवाम भी बाहर निकलेंगे। एक तो है परेशानी आवाम की, ज़ाहिर बात है, बजट हो, महंगाई हो या दीगर मामलात हों, लेकिन स्टिल हमें देखना होगा कि आवाम क्या करते हैं। आवाम क्या करते हैं, लेकिन इस वक्त तो तनकीद की जा रही है इस बैठक के ऊपर, और ये कहा जा रहा है कि नैब की गिरफ्तारियों का मामला ऐसा कि माजी के हरीफ एक साथ बैठने पर मजबूर हो गए, शिकवे भुलाकर करीब आ गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आइन और पार्लियामान की बालादस्ती पर समझौता न करने का फैसला कर लिया है। बजट का मामला उठाएंगे, इसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, इस पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की हालिया मुलाकात, इसमें फिलहाल हुकूमत गिराने के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। तो इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म की मुअव्विन डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान हमारे साथ हैं। ये फरमाइएगा फिरदौस आशिक आवान साहिबा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ये उतना प्रेशर जितनी बात कर रहे हैं, क्या उतना डाल सके हैं हुकूमत को? आपको थोड़ी सी टेंशन है इस सब की, या बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है? देखिए, हुकूमत जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर के अंदर रह के अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है, और अपोजिशन जो है वो आप देख रही हैं कि अपने आप को सियासी महाज में जिंदा रखने के लिए वो हाथ पांव मार रही है, क्योंकि आपको पता है कि नून लीग का इस वक्त जो अलमिया और सानिया है, जो उनके खानदान के अंदर जो अपनी ग्रुप बंदी चल रही है, कल वाली मीटिंग में शहबाज शरीफ फैमिली का टोटली डिस्कनेक्ट होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो आपस में खानदान की सतह पे और जमात की सतह पे तजादात हैं और अपने अपने मफादात की जंग लगी हुई है। तो देखना ये है कि मरियम बीबी की हैसियत से ये मीटिंग्स कर रही हैं, उनके पास डिफाइंड क्या पोजीशन है जिसको वो यूटिलाइज करना चाहती हैं। नवाज शरीफ की बेटी होना कोई क्राइटेरिया नहीं है, उस जमात के अंदर जदोजहद करके किसी मुकाम पे पहुंचने वाले जो लोग हैं वो कहाँ खड़े हैं और शहबाज शरीफ की सोच कहाँ खड़ी है। ये दो वो अमल हैं जिनको देख के अल्टीमेटली हुकूमत जो है इस पूरे प्रोसेस को देख रही है, और हम इस समझते हैं कि ये सिर्फ एक फोटोशूट के अलावा इस मीटिंग का कोई हासिल नहीं है। और दोनों हमारे सियासी तौर पे अभी नौमलूद अफराद जो हैं इस सियासत में नौमलूद हैं, और जब तक ये प्रॉपर पॉलिटिकल मैच्योरिटी हासिल नहीं करते इनकी किसी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेगा। फिरदौस साहिबा, ये भी बताइएगा, जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत पर दबाव डालना ये उनका एक मकसद है, और इस सिलसिले में जो इत्तेहादी जमातें हैं वो चाहे छोटी जमातें हों उनसे राबते उस तरफ से भी किए जा रहे हैं। तो क्या हुकूमत, जिस तरह आपने कहा, वो देख रही है इन तमाम मामलात को, तो क्या इत्तेहादी जमातों से भी आपके राबते हैं ताकि कोई मामला गड़बड़ ना हो जाए सेंटर में या प्रोविंस में? देखिए, इत्तेहादी हमारा बहुत ही कलीदी एक बॉन्ड है, और हुकूमत उसको स्ट्रेंथन करती रहती है, और वो उनकी और हमारी आवाज यकजा है। बजट जो है वो इत्तेहादियों की मुशावरत से बना है, जिन इत्तेहादियों ने मुशावरत से बजट में किरदार अदा किया है वो उसको पास कराने में कैसे पीछे रह सकते हैं। तो ये ख्वाहिशात पे मबनी वावेला जो है जल्द दम तोड़ जाएगा, और हुकूमत अपना काम करेगी, अवाम को रिलीफ देगी, इस मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी,
और वो तमाम चैलेंजेस ये जो मुआशी हादसे जिनका सामना है उनको ओवरकम करने के लिए मुस्बत सिमत में अपना सफर रवा दवा रखेगी। अच्छा, मुझे बिल्कुल ना मुझे लगता है आप बहुत बेहतर शख्सियत हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। जरदारी साहब से मुख्तलिफ है बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ साहब से मुख्तलिफ है मरियम नवाज, आपको ऐसा लगता है? देखिए, एक नस्ल के मफाद को दूसरी नस्ल तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, सोच वही है, ट्रेनिंग वही है, तरबियत वही है, और जो तरबियत होती है घर का माहौल होता है, जो वालिदैन का औलाद के सामने कंडक्ट होता है वो बड़ा मैटर करता है। कोई तब्दीली नहीं जहाँ मर्जी चले जाएं, जो घर का माहौल है उनको जो बताया गया है, जो बेनिफिशरी है वो उन तमाम इनिशिएटिव के जिनका आज उनके वालिदैन जवाब दे रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जो बेनिफिशरी होंगे उनकी सोच मुख्तलिफ होगी। वो एक ही सोच के साथ जुड़ा नेटवर्क है सही, और उसके अंदर कहीं अवाम का मफाद नहीं, वो अपने अपने मफाद की जंग है और अपने अपने असासों को तहफ़्फ़ुज़ देने की। मुझे ना ये बिल्कुल मुख्तसरन ये बताइएगा, कल के मैच के ऊपर आपके कमेंट्स के ऊपर लोगों ने तनकीद की, लेकिन बात आपने सारी की सारी दुरुस्त की थी आपको पता है, निगेट नहीं कर सका कोई भी आपकी बात को। देखिए, मैं एक खुद क्रिकेटर हूँ मैं कल क्रिकेटर की हैसियत से वहाँ गई थी, कोई मिनिस्टर या उस डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे नहीं गई थी। मैं सिंस माय स्कूल लाइफ जब खवातीन का बैट आप खेलती आई, आप बताती आई हैं, लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ, फैंस के दिल की बात आपने कर दी। तो मैं आज भी क्रिकेट की प्रमोशन के लिए उतनी ही पुरअज़म हूँ, बहुत शुक्रिया की क्रिकेट के लिए स्पेशली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। अब हमें क्विकली ब्रेक के द्वारा हाजिर होते हैं अहम मौज़ूआत के साथ, रहिए हमारे साथ। नया दिन में कहेंगे खुशामदीद। आप जरा बात करेंगे मौसम की कि माहौल दोस्त दरख्त अगर उगाए जाएंगे तो कैसे गर्मी को दूर भगाया जाएगा। इस बात की आज हम इसलिए जिक्र करेंगे, एक फुटेज वायरल हुई, ये आपको दिखा भी रहे हैं कि नीम के दरख्त के नीचे टेम्परेचर क्या है, और अगर आप इस डिवाइस को लेके धूप में जाएं तो फिर टेम्परेचर क्या शो होता है। इस पर बहुत सी बात भी की जा रही है, दरख्त कितने ज़बरदस्त तरीके से उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसकी आज हम बात करेंगे। कराची जो कि इन दिनों सख्त गर्मी के लपेट है, वैसे कल से कुछ मौसम बेहतर है, उससे पहले के अगर 3-4 दिन की बात करें तो किरण, एक तो गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग का मसला और ये कितना बेहतर हो सकता है कि जब आपको लोड शेडिंग भारी ना पड़े, जब आपको गर्म थपेड़ों से आपकी बचत हो जाए। ये ऐसे मुमकिन है कि जब आप दरख्त लगाएंगे तो वाकई आप गर्मी को दूर भगा पाएंगे। हम कराची का तस्करा कर रहे हैं, हम दरख्तों की बात कर रहे हैं, तो हम अकेले क्यों, मैं और यही क्यों इसको बात को करें, हम इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए क्यों ना ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो हमें बहुत बेहतर तरीके से इसे समझा सकते हैं। मैं ऐसा कर चुकी हूँ, हम ऐसा कर चुके हैं। तो भाई हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, वेलकम टू नया दिन। आप हमारे साथ हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं तौफीक पाशा साहब, और इसके अलावा जवाद मेमन मेट्रोलॉजिस्ट, आपने हमको ज्वाइन किया है। सर, हम पहले आप ही से बात करेंगे, माहौल दोस्त दरख्त और ये फुटेज जो हमने अभी प्ले की, आप हमें समझाइए वो कौन से दरख्त होते हैं जो वाकई गर्मी को दूर भगा सकते हैं और माहौल को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, मुझे एक बात बताइए, क्या एक आले की ज़रूरत है आपको ये देखने के लिए कि आप छतरी के नीचे खड़े होंगे तो धूप की तपश से बच रहे होंगे? दिस इज़ मेरे हिसाब से तो एक इंसान की हैसियत से एक जानवर भी जो है कोई साया ढूंढ के बैठ जाता है, साया। दूसरा, सारे दरख्त माहौल दोस्त हैं। आज तक कोई ऐसा दरख्त नहीं है जो माहौल का दुश्मन हो, ठीक है? बिल्कुल। वो किसी लोकेशन के हिसाब से शायद गलत हो, लेकिन माहौल का दुश्मन दरख्त कोई नहीं है। ये इंसान तो हो सकता है, दरख्त नहीं हो सकता। जी हाँ, ठीक है। तो डेफिनेटली नीम का साया जो है बहुत ठंडा है, और नीम के अलावा और भी है। एक दरख्त है जिसको सुखचैन कहते हैं। उसको क्यों कहते हैं सुखचैन? तो दरख्त जितने भी हैं जो साया देते हैं वो माहौल को, बल्कि माहौल को ओवरऑल अगर बहुत सारे दरख्त मिल जाएंगे तो माहौल को फिर वो असरअंदाज करेंगे। एक दरख्त होगा तो उसके नीचे जो साया होगा उसके नीचे ठंडक होगी।
एक बात, क्योंकि वक्त बहुत छोटा होता है, सिर्फ दरख्त लगाने से दरख्त बरनौल नहीं है कि कट गया तो लगाइए, कीड़े ने काटा तो लगाइए और जल गया तो लगाइए। उसके साथ में और इलाज भी करने होंगे आपको। सिर्फ दरख्त लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जो ये गर्माइश और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस एटमॉस्फेयर में पैदा कर रहे हैं, यानी आप घर के अंदर चूल्हा जला के आग बरसाते रहें और दरख्त लगाते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत कुछ करना तो होगा। हमने एक तरफ से दरख्त लगाने हैं, दूसरी तरफ से अपने माहौल को इन बुरी चीज़ों से बचाना है, जो ख़ास तौर पे हमारे जो कार्बन एमिशंस हैं, क्योंकि ये सारा तो उसकी वजह से हो रहे हैं। दरख्त तो कट रहे हैं, वो भी एक चीज़ है, लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशंस बढ़ रहे हैं उनको भी रोकना है। कार्बन एमिशंस बढ़ा रहे हैं। आप 1 ट्रिलियन दरख्त लगा रहे हैं, खरब दरख्त लगा दें, लेकिन अगर आप आग उतनी ही जलाते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही। मुझे विद रिस्पेक्ट टू कराची बताएं, कई सालों से हम ये देख रहे हैं कराची के मौसम को, और हम हर साल बल्कि हर माह ये बात करते हैं कि पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आपको लगता है कोई असर भी है इन बातों का और हो रहा है ऐसे? बिल्कुल जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कराची, मुझे जो लगता है कि मैं शायद ना देख सकूं, लेकिन आज से 20, 25, 30 साल बाद जब आप कराची में लैंड कर रहे होंगे तो आज के बनिस्बत आपको उस वक्त ज़्यादा ग्रीनरी नजर आएगी। सिटी ऑफ लाइट्स के बाद सिटी ऑफ ग्रीन हमें नजर आएगा इंशाल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं कि आज देखें, बहुत ज़रूरी है कि हम एक 5 साल का प्रोग्राम बना के करोड़ों दरख्त लगा दें। उनका असर होते होते 40 साल लगेंगे, 30 साल, 40 साल, 50 साल लगेंगे। और सिर्फ कराची में दरख्त लगाने से जो है ना, वो हमारा मसला हल नहीं होगा, बिकॉज़ हमें सबको लगाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस। ये ग्लोबल फिनोमेना है, ठीक है, दुनिया भर में। अब देखें कि दुनिया भर में जगह जगह ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे स्टॉर्म्स आ रहे हैं और उस स्टॉर्म में बारिश नहीं हो रही है, प्लास्टिक की थैलियाँ गिर रही हैं। तो हमने हमारे जरा हवा चलती है कराची में, पूरे माहौल को हमने हर चीज़ को ठीक करना है, हर चीज़ को। इसमें तो मैं तो बोलते रहूँगा, तुम बिल्कुल नहीं। हम जिससे आपने एंड पे माहौल की बात की और आपने कहा कि वो प्लास्टिक की थैलियाँ फिर लैंड कर रहे होते हैं, तो मैं जवाब साहब आपकी तरफ आऊँगा। बहुत गहरी निगाह रखते हैं आप कराची के मौसम पर और तूफानों पर। कितना चेंज आया है अब तक विद रिस्पेक्ट टू 3-4 ईयर्स? मुझे बताएं ज़रा। 3-4 ईयर्स में अगर आप उसको चेंज को अगर एक्सपेक्ट करें तो काफ़ी हद तक चेंज आया है। और आगे भी चेंज आ रहा है, जो कि एक इन अ नेगेटिव वे आ रहा है। अगर आप उस चीज़ को देखें तो कराची का मौसम हमेशा से जो है वो सेमी एरिड रहा है, यानी कि नीम खुश रहा है, सही। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बगैर किसी प्लानिंग के दरख्तों को ख़राब कर रहे हैं। कोई प्लांटेशन का फ़िलहाल हमारे पास, जैसे तौफीक सर ने ड्राइव्स हैं, लेकिन बहुत कम है, बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम आगे इस तरीके से जो है एक एरिड वेदर की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ओके, अब मैं जंप करता हूँ ज़रा वायु की तरफ। हाँ, वायु की तरफ आता हूँ। ये जो कल हुआ, जो समंदरी लहरें बिखर गई, ये उसकी वजह से था, वायु की वजह से? काफ़ी हद तक उस वजह से था, क्योंकि विंड पैटर्न में जो शिफ्ट आया, स्पेशली वायु की वजह से। हमारे यहाँ नॉर्मली कराची में जो विंड्स चलती हैं वो साउथ वेस्ट से चलती हैं, ठीक है, लेकिन वायु की वजह से वो विंड्स जो हैं अभी कुछ पिछले 3-4 दिनों से साउथ ईस्ट से चल रही हैं, ईस्ट से चली हैं। इसी की वजह से ये तो गुजर नहीं गया था, ये गुजर गया था। ये गुजरात ए रीजन को ब्रश करता हुआ गया मेन अरेबियन सी में। सही। और इस वक्त भी अभी लेटेस्ट मॉडल्स के हिसाब से अभी भी अरेबियन सी में मौजूद है, लेकिन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आज रात तक मैक्सिमम जो है वो फिजल आउट हो ये ख़त्म हो जाएगा। तो कोई नया तूफ़ान सिंध की तरफ तो नहीं आ रहा? नहीं, फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हम अब मानसून सीज़न की तरफ जा रहे हैं। तो मानसून सीज़न में तूफ़ान इस सीज़न में ना होने के बराबर होते हैं, पोस्ट मानसून ज़रूर होते हैं। ओके। और ये जो कल हुआ, ये एंटिसिपेटेड था? ये एंटिसिपेटेड था, ये एंटिसिपेटेड था। इसके लिए हमने काफ़ी वार्निंग्स भी अपने पास से इशू करी थी, महकमा मौसमियात ने भी वार्निंग्स इशू करी थी, और ये एंटिसिपेटेड था कि ये होगा। और मानसून की आपने बात की, वो भी बता दीजिए, अच्छी बारिशें होंगी? बारिशें अगर स्पेसिफिकली अगर आप कराची की बात करें तो उन्होंने फौरन कह दिया नो, मना कर दिया फौरन। बिलो नॉर्मल, बिलो नॉर्मल। वी आर एक्सपेक्टिंग नॉट स्लाइटली, मे बी मॉडरेट बिलो नॉर्मल। हाय, और बादल और हमें इसके लिए अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या वो क्या हो सकता है? पानी को कंजर्व करें, पानी को कंजर्व करें, अपने आगे की 2-3 महीने के आगे की इस तरीके की प्लानिंग रखें। मोस्टली जो लोग बारिशों से ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, स्पेशली हमारे आसपास के जो फार्मिंग एरियाज़ हैं,
उन्हें हमें अभी से प्रिपेयर होना पड़े। और बारिशों का कम होना, पानी का कम हो जाना, तो ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कर दें सर। हाँ देखिए, जो किसान से लेके आम आदमी सब परेशान। क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आज से हज़ारों लाखों साल पहले भी एक ऐसा वक्त आया था जब आइस एज थी, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जो इस चीज़ों को लाखों साल लगते हैं, हमने 100 साल में वो अचीव कर लिया। अब हमें भुगतना तो पड़ेगा ना। अब उसकी जैसे इन्होंने की कि आप एटलीस्ट एक अंग्रेजी में मसल है कि फॉर वॉर्न इज़ फॉर आर्म। आपको जब पहले से पता चल गया है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब उसकी तैयारियां मुख्तलिफ हैं। हमारा एग्रीकल्चर बहुत हार्ड हिट है, ठीक है, और हमारी ये 22 करोड़ की आबादी है, इसको हमने खुराक खिलानी है। और हमारे पास बहुत बड़े बड़े मसले हैं क्लाइमेट रिलेटेड, जो किसी ने एक वक्त ये कहा था कि टेररिज्म से ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज है, सूखा है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और एक ज़माने में कहते थे कि 200 मिलियन क्लाइमेट रेफ्यूजीज होंगी, तो हमारे मुल्क में तो ऑलरेडी क्लाइमेट रेफ्यूजीज आपको नज़र आ रहा है। और इससे बुरा वक्त हम जैसे लोगों को तो होते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है, हमें वापस गुफ्तगू को वही ले जाना पड़ेगा जहाँ से हमने आगाज़ किया, दरख्त। और एक आम आदमी, चलिए कराची का शहरी, आपने बहुत काम किया इस सिलसिले में, आपके बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अभी हमें ये बताइए, एक आम आदमी को नीम का दरख्त लगाने में क्या दिक्कत है? ये तो एक बड़ा आसान सा काम है, कितना आसान सा काम है। और एक आदमी सिर्फ नीम के दरख्त को लगाए, कम से कम 4-6 दरख्त उसको लगाने चाहिए, तो वो तरह तरह के भी हो सकते हैं, ये भी बताइए। और लेकिन जैसे नीम के बारे में, नीम भी एक बहुत मुफीद दरख्त है, ऑक्सीजन भी देता है, उसका साया ठंडा भी है, उसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, सब कुछ है। और वो कराची के क्लाइमेट को बहुत सूट कर जाता है कि आपने जब लगा दिया, दरख्त लगाएं, उसको संभालें। यू प्लांट इट, यू वाटर इट। आपने लगाया, इसको जी पानी कौन देगा? मैं आके दूंगा। आपने लगाया, आप लगाएं। और नीम की जहाँ तक बात है, इस वक्त निमोलियाँ दरख्त से बारिश की तरह गिर रही हैं। ये वक्त है, ये देखें, हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने हमें सीज़न दिया है। और ये मानसून के ट्री प्लांटिंग सीज़न से पहले एक वक्त आता है बीज लगाने का। तो ये वो वक्त है, ये वक्त है। अभी नीम के दरख्त से बीज गिर रहे हैं, तो जमा करके लगाते जाएं। गुलमोहर में अब बीज आने लग गया है, कचनार में बीज आने लग गया है। ये कचनार के तो बहुत ही कम पौधे हैं कराची में। मज़ार कायद के करीब मैंने देखे थे कुछ, उसके अलावा मुझे कहीं नजर नहीं जी। अनफॉर्चुनेटली तो कराची में हर किस्म के दरख्त कम हो गए थे और इस पे बड़ा स्ट्रगल किया है कराची वालों ने दोबारा कराची को, क्योंकि देखिए सिर्फ मैंने कल ही परसों एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने बताया कि दरख्त जो है ना एक औजार हैं और उनके मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। कुछ दरख्त ऐसे हैं जो हमें खाने के लिए फल देते हैं, कुछ दरख्त को आप देखते हैं ना फूल लगता है ना फल लगता है, ये किस काम का है? वो शायद साया देता है, वो लकड़ी देता है, वो शायद उसके इतने छोटे फूल हैं, घोंसले दे देता है, उसमें शहद की मक्खी आ जाती है, घोंसले होते हैं परिंदों के खाने के लिए, वो ग़िज़ा होती है। यानी ये तो एक टूल है ये और ये बिल्डिंग ब्लॉक है। देखें, किसी भी जानवर के इस एवोल्यूशन के तहत इस ज़मीन पे किसी जानवर के पैदा होने से पहले प्लांट लाइफ आया। हाँ। और ये भी बता दीजिएगा लोगों, हम सब जल्दबाज लोग हैं ना, तो हमें आज मैंने बीज बोया, कल मुझे दरख्त मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे कितना टाइम लगेगा? अब आप ये देखें कि अभी मैंने मैं बैठा हुआ किसी का मैंने पोस्ट के ऊपर मैंने कमेंट किया, उसने कहा मैंने 2 दिन पहले सैटरडे को मैंने गुलमोहर के दरख्त लगाए। मैंने कहा यार 40 डिग्री टेम्परेचर था, 41 था बल्कि सैटरडे को, उसमें तो नहीं लगा सकते हैं ना। अच्छा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जी ना। अब आप सोचें, आप एक छोटे बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है उसको आप ले जाके बाहर रख दें, वो तो गया, वो तो गया ना। तो ये जो पौधे हैं ये बच्चे होते हैं, तो कम से कम एक पौधा 1.5 से 2 साल का हो जाए, उसकी साइज़ इतनी हो जाए कि वो जब आप किसी नर्सरी में जाइए तो नर्सरी में आपको लगेगा यार यहाँ तो बड़ी ठंडक है, क्योंकि वो पानी देते रहते हैं, साया है, उसमें हवा को रुकावट है। अब वहाँ से लेकर आप बाहर रोड के साइड पे दरख्त लगा लेते हैं। तो इसको तो बिल्कुल आपको तरीके से फॉलो करना चाहिए। पौधा शुड बी बिग इनफ,
उसको आप लगाएं, उसको जहां आपने लगाया है, आपने इरादा किया है कि ये दरख्त मैंने यहाँ लगाना है, अगले 40-50 साल के लिए उसका घर है, आपने उसके घर में उसके लिए कुछ तैयारी की, उसको राशन पानी दिया या नहीं दिया, आपने खड्डा किया, उसमें पत्थर मत्तर छोड़ के आप चले गए, उसमें मिट्टी डालें, उसमें खाद डालें, उसको इतना पानी दें। हमारे को जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जब आप ये कॉल है कि जब दरख्त लगाएं, लगाने से पहले जब खड्डा तैयार करें उसको इतना पानी दें दरख्त लगाने से पहले कि उस ज़मीन की प्यास बुझ जाए, क्योंकि जब आप दरख्त लगा के ऊपर से पानी देते हैं तो वो जो सूखी हुई ज़मीन है वो सारी नमी चूस लेती है। तो ये दरख्त लगाएं, तरीके से लगाएं, किसी से पूछ के लगाएं, खुद से नहीं करें, थोड़ा सा उसमें एडवाइस लेकर करें और करें। हर आदमी, ये जो हमारी 2 करोड़ की आबादी है, अगर आप इसको नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स में डिवाइड कर दें तो आपको कराची में कितने 25 लाख 50 लाख घर मिलेंगे। तो अगर हर घर एक दरख्त लगा दे, 25 लाख 50 लाख दरख्त होंगे। और अगर स्पेस कम है तो आप जिस तरह किचन गार्डनिंग भी है, आप टेरेस पे भी लगा सकते हैं, छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। मैं प्लीज आई वुड लाइक टू यूज दिस, क्योंकि इस बात को कोई नहीं करता है। मुझे अफसोस होता है कि लोग जानते हुए ये इन बातों को नहीं करते हैं। देखें, एक गरीब आदमी जो एस्बेस्टोस की छत के नीचे रहता है वो क्या करेगा? एसी लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। कम से कम उनको ये तो सिखा दें कि अपनी छत के ऊपर अपनी दीवारों को सफ़ेद चूना लगा दो। सफ़ेद चूना लगा दो। ये 200 रुपए का चूना आपके घर को थोड़ा सा ठंडा, अच्छा वाला चूना जो लगाना है जी, वो वाला चूना। देखें, चूना तो सभी लगाते हैं, ये अच्छा वाला चूना है। इससे देखें, अगर आपने छत पे चूना लगा दिया वो वाइट हो जाएगा, वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। आप दीवारों को लगा दें। आप देखें कि गर्म से गर्म इलाके, हमारा थर का डेजर्ट है, आपको सहारा तक जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो उसकी तासीर ठंडी है। ठीक है, तो अगर हम ये इतने और हमारे मुल्क में ये हमारे पाकिस्तान के बारे में एक ये खासियत है कि हमारे यहाँ इन लोगों का जज्बा है एक दूसरे को मदद देने का, हेल्प करने का। तो ये जो इतनी टीम्स निकली हुई होती हैं, ये जितना अच्छे काम कर रहे होते हैं, उसके साथ में गरीब लोगों को चूना दें, उनकी छतों पे चूना लगाएं, उनके दीवारों पे लगाएं। ये जो आज पिछले 2-4 साल से हम देखते हैं लोग खड़े हो जाते हैं, पानी पिलाते हैं, क्यों? हमारे घरों में, हम कराची में जो बड़े हुए हैं, हमारे घरों के बाहर तो सबीलें होती थी। हाँ। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस क्यों नहीं हो सकता है कि हम जिधर भी गुजरें तो वहाँ मटका पड़ा हुआ हो, वाटर कूलर पड़ा हुआ हो, जिस वक्त भी हो आदमी पानी पी सके। आप परिंदों के लिए रखें सर, क्योंकि पानी तो हम लोग खरीद के पीते हैं, तो उसमें से निकाले, लेकिन निकाले। देखिए, हम तो ये भी कहते हैं ना, अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है। वो जो पी रहा है वो अपनी किस्मत का पी रहा है, आपकी किस्मत का नहीं पी रहा है। मेरी जेब से नहीं आया और मैंने खुद परिंदों के लिए रखें, आज सिर्फ परिंदों के लिए नहीं, कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए, ये भी अल्लाह देखता है, सिस्टम का हिस्सा है। आप अगर किसी एक कुत्ते या बिल्ली को पानी, खुराक या वो चोट लगा हुआ है, उसको अगर आप हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह देखता है, ये उसकी मखलूक है। वाह, ये तो हमें ख्याल इंसान बनने की जरूरत है, हमें इंसानियत में ये फॉलो करना पड़ेगा। साहब मुझे याद आते हैं ऐसी बातों पे, वो इंसानियत पे बात करते थे, इंसानियत पर बात करते थे, और ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, लेकिन एक और क्वेश्चन भी बनता है ना, ये मौसम के ऊपर एग्जैक्टली, क्योंकि मौसम पे उनकी बहुत सी नजर। आपने आलात भी नस्ब किए हुए घर में, बिल्कुल, स्पेसिफिकली आपने इसके लिए स्टडी की हुई, और इस पर आप कुछ पेज भी रन करते हैं, वेदर अपडेट्स। वेदर अपडेट्स पीके के नाम से हमारा पेज है, और पिछले कुछ 1.5-2 साल से हमें इतना टाइम हो गया, हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो वेदर स्टेशंस अलग अलग कराची के एरिया में उसको इंस्टॉल किया है, और पिछले कुछ सालों से जो चेंजेस आ रही हैं हम उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, उसका डेटा स्टोर करते हैं, और फिर वो डेटा जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके लिए अवेलेबल है हमारे इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए, कि हमारा कितना ज़्यादा, कितनी रैपिडली हमारी जो है वो मौसम जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। रहा स्टडीज़ का, तो स्टडीज़ बेसिकली आपको बेसिक सिखाती हैं, बाकी तो सब प्रैक्टिकल है। बाकी सब प्रैक्टिकल है, और सबसे बड़ी बात आपका पैशन, आपका जज्बा, वो आपको कहाँ ले जाता है, वो आपको क्या सिखाता है। हम हर गुजरते दिन के साथ जो है कुछ ना कुछ नया सीखते चले आ रहे होते हैं। रीसेंट एग्जाम्पल की बात करूँ, जो रिसेंटली जो साइक्लोन आया, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। मतलब जब वो
स्पॉन हुआ ऑफ कोर्स केरला, तो देयर वर 90% चांसेस कि वो पाकिस्तान कोस्ट लाइन को हिट करेगा, ठीक है। लेकिन एवरी 12 आवर्स वो चेंज होता चला गया और अब ये सिचुएशन है कि वो सी में फिजल आउट हो जाएगा, कोई लैंड को ज़्यादा उसने इफेक्ट नहीं करना है। सही। तो इस चीज़ से हमने बहुत ज़्यादा सीखा। हमने हमारे इक्विपमेंट्स में थोड़ा कुछ डिप्लॉयमेंट करी, तो उससे हमें काफ़ी कुछ डेटा मौसूल हुआ। हमने देखा कि कराची के जो साउदर्न पार्ट्स हैं, काफ़ी अरसा हो गया, एक बहुत टाइम हो गया कराची को, कि वहाँ पर कोई महकमा मौसमियात के अपना कोई ऑफिशियल इक्विपमेंट नहीं है जो प्रोफेशनल हो, ठीक है। लेकिन उस साउदर्न पार्ट्स में हमने अपने, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं वो खुद मेरी रिहाइश वहीं है, तो मेरे पास भी अपने घर पे इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ से डिपार्टमेंट को, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ डेटा मिलता है। वेरी नाइस। रिसेंटली हमारे यहाँ जो है वो अभी जो लास्ट वीक में जो हीट वेव थी, नॉर्मल एरियाज़ में टेम्परेचर 40-41 था, साउदर्न एरियाज़ में इट वाज लाइक 30-39, मगर फील्स लाइक वेंट अप टू 57 डिग्री, एग्जैक्टली 56-57 डिग्री। और कोई ऑफिशियल वो इक्विपमेंट नहीं था, हमारे वेदर स्टेशंस ने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया और वो डेटा अभी ऑनलाइन अवेलेबल है। उस डेटा को लेकिन उस तरीके से शायद मैं कहूँगा यूटिलाइज नहीं किया गया है फिलहाल। थैंक यू सो वेरी मच। आप साथ साहब, पाशा साहब, आप हमारे साथ थे और गुफ्तगू बहुत दिलचस्प रही। आज हमने माहौल की बात की, मौसम की बात की और ये सब कुछ हमारी सेहत से कैसे जुड़ा है ये बात की। अब अगर सेहत की बात है तो किसी ने किसी की अयादत की, किसी के पास गए, पहले वो बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन कैंसर के मरज़ में मुब्तला बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर से मिलने के लिए गई और उनकी अयादत की। सोशल मीडिया पर पिक्चर वायरल हो गई और देखा जा सकता है कि अमेरिका में अदाकारा मावरा अदाकार ऋषि कपूर की अयादत कर रही हैं, उनसे मिलने के लिए गई हैं। इन पिक्चर्स में ऐसा देखा जा सकता है। बॉलीवुड अदाकार जो काफ़ी अरसे से कैंसर के इलाज के सिलसिले में अमेरिका में मौजूद हैं, जहां अब उनकी हालत काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। अदाकार ऋषि कपूर ने मुलाकात के बाद ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तानी अदाकारा से मिलकर बहुत खुशी और अच्छा लगा कि मावरा हुसैन आई और उनसे मुलाकात की, उनकी अयादत की। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी थी किरण, 3-4 दिन से ना बड़ा डिस्कस हो रहा है, अगर आप फिल्टर लगाएं। अच्छा, सहाफियों को सलाम करो, पालिशी बिल्ली बन के दिखाओ। पालिशी बिल्ली बन के दिखाओ। मजाक हमने नहीं उड़ाया भाई, ये मौका तो प्रॉपर उन्होंने खुद दिया है। यस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी की सोशल मीडिया टीम ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बड़ी गलती कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात की ब्रीफिंग के दौरान कैट फिल्टर लगा दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने हटाया, लेकिन हम कह रहे हैं लगा दिया, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आप ना हटाएं। आप बेसिकली, मैं सुबह चेक भी कर रहा था कि तो लगाया जाता है, ये हटाया नहीं जाता, तो लगाया गया। शौकत यूसुफजई और महकमा इत्तलात के अफसर बिल्ली बने। किरण, कौन सी? पालिशी बिल्ली। पालिशी नहीं है, ठीक है, बिल्ली सही है। बिल्ली सही है। ऐसे तो हम अपने बच्चों को कहते हैं तुम पालिशी बिल्ली लग ले हो। सोशल मीडिया टीम लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए, खैर ये कहा जा रहा है कि कैट फिल्टर लग गया था। एनीवेज चलें, कोई बात नहीं यार, हो जाती गलती, क्या हो गया, कोई बात नहीं। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगली बार देख के फिल्टर लगाएं, कम से कम। एनीवेज अब जरा आगे बढ़ते हैं और आज नया दिन का आगाज में और उसके बाद भी हमने फायरिंग वाली खबर, इसके अलावा भी ज़ाहिर किरण आज काफ़ी सैड स्टोरीज रिपोर्ट हो रही है। एनीवेज जो कराची से खबर थी, औरंगी टाउन, यहाँ पर 2 पुलिस एहलकारों पर जो फायरिंग का वाक़या पेश आया था, अब कुछ फुटेज भी सामने आई है, कुछ तस्वीर मौसूल हुई हैं। समा को आपको दिखा रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिल पर 4 मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। 2 मुल्ज़िमान ने कैप और एक ने हेलमेट पहन रखा था। ये तस्वीर कुछ मौसूल हुई हैं। हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सऊद, ये तस्वीर कितनी मददगार हैं? जी बिल्कुल, देखें, आज सुबह ये वाक़या पेश आया था और इस वाक़े के करीब ही जो दुकान थी, वहाँ से ये फुटेजेस जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी हासिल किए हैं, जिसमें देखा जा सकता है 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्ज़िमान हैं, जिसमें से 2 ने पी कैप जबकि एक ने हेलमेट लगा रखा है। और मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद बआसानी फरार हो गए। 4 खोल जो है वकवा से 9 mm के मिले। पुलिस ने अतराफ के जो दीगर कैमरे उनकी फुटेजेस भी तलाश करना शुरू कर दी और ये फुटेजेस भी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हासिल करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रिया सऊद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आगे की बात करें, यानी फ्यूचर की बात करें। फ्यूचर कैसा होगा ये तो अब हर शख्स जान सकेगा। इस्लामाबाद के तलबा ने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है, ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया है और इसके ज़रिए ही मुस्तक़बिल में होने वाली तब्दीलियों से मुताल्लिक़ आसानी से मालूमात हासिल की जा सकेंगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तलबा की तैयार करदा एप्लीकेशन इसके ज़रिए न सिर्फ तालीम बल्कि सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में भी
मदद हासिल की जा सकती है। एप्लीकेशन को वर्चुअल रियलिटी बॉक्स से मुंसलिक करके डॉक्टर मरीज की हालत, उस्ताद तालीम के बेहतरीन तरीक़े और आर्किटेक्चर घरों के न सिर्फ नक्शे बल्कि तैयार शक्ल भी लोगों के लिए पेश कर सकेंगे। आर्किटेक्ट ऐसा भी कर सकेंगे। ज़बरदस्त, आप पहले से देख पाएंगे घर कैसा आपका दिखेगा और जो तालीम है सेहत उसके मैदान में भी ये तरक्की कहा जा रहा है इसको। एनीवेज, हसन बख्तावर एंड महविश ऐप डेवलपर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। हसन, पहले आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। एप्लीकेशन हाउ डज इट वर्क, कुछ हमने बताया, बाकी कुछ आप बताएं तफसील से। वालेकुम अस्सलाम। First of all, I'd like to thank you for inviting us and providing us this opportunity. इसमें ये होता है कि फर्स्ट लेट मी टेल यू कि VR एक्चुअली है क्या चीज़। VR इज़ अ वर्चुअल रियलिटी जो कि इट्स एक्चुअली हकीकत जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। हम लोग आपको वो चीज़ मैप करके आपको आपका फ्यूचर, आपकी इमेजिनेशन को पिक्चराइज करके दिखाते हैं यूजिंग सिमुलेटर्स और अपना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वर्चुअल रियलिटी, एज द नेम सेज कि वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये है कि इट इज़ क्लोज टू रियलिटी। एक्चुअली ये कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट होता है जो कि यूज़र को उसमें इंडल्ज कर देता है विद सेंसरी ऑटोमेशन और एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देता है कि विच इज़ एक्चुअली क्लोज टू रियलिटी। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस है, लाइक कि आप मेडिकल में भी अपने ऑपरेशंस को पहले सिमुलेट करके देख सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन, आपने कोई घर बनाना है या कुछ मल्टी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, प्लाजा या कुछ आपने बनाना है, तो आप उस चीज़ को पहले से देख के देन उसमें चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। सो आपके एग्जिस्टेंस से पहले आप उस चीज़ की दफ़ा से फील कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ कैसे है? अगर हम सिर्फ आर्किटेक्चर की बात कर लें, वो 3D इमेजेस तो पहले से मार्केट में हैं और हम देख पाते हैं पहले से कि वो घर कैसा होगा, तो ये कैसे मुख्तलिफ है? आप 3D इमेजेस लाइक कि आप सिर्फ देख सकते हैं बट उस चीज़ को इमर्सिव नहीं है, मतलब कि आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इसमें यह है कि आप जब गैजेट हमारा पहनेंगे और जब आप एनवायरनमेंट में होंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप उस एनवायरनमेंट के अंदर लिव कर रहे हैं। यू कैन चेंज डेट, आपने अगर कलर चेंज करना है, यू विल प्रेस द बटन, द होल कलर विल चेंज। एंड आपने अगर कोई चीज़ चेंज करनी है, अपना लाइक फर्नीचर चेंज करना है, कुछ भी आपने दीवारें चेंज करनी है, उनकी हाइट, एंड यू कैन एक्चुअली उसे आप चेंज करके आप पहले से देख सकेंगे कि वो उसकी एक्चुअल लुक क्या होगी। और डॉक्टर्स और मरीज, ये उनके लिए फायदेमंद कैसे है? डॉक्टर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? डॉक्टर्स का ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को बोन्स के अंदर की चीज़ें दिखा सकते हैं। आप जब दूसरे पढ़ाते हैं तो आप उन्हें उनके डिफरेंट लेयर्स दिखा सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन, तो आप ऑपरेशन एक्चुअली से ऑपरेट करने से पहले, लाइक अभी रिसेंटली एक फॉरेन डॉक्टर ने ऑपरेट किया था एक हार्ट का ऑपरेशन, तो उसने उसके लाइक एक बच्चे के दिल में हार्ट में होल था, तो उसने ये किया कि फर्स्ट उस चीज़ को वर्चुअल रियलिटी पे ले जाके उसका पूरा हार्ट को उसने डिफरेंट चीज़ों को देख लिया। जब उससे वो एडजस्ट हो गया, कंफर्टेबल हो गया, देन ही एक्चुअली ऑपरेट दैट। तो आप एक्चुअली उस चीज़ को पहले अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए उस एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं, देखते हैं, आपको फील आती है कि यू एक्चुअली ऑपरेटिंग। नहीं, वो एक्चुअली आप एक्चुअली उस दिल को देख रहे होते हैं, रादर कैन से वर्चुअली, लेकिन आप उसी दिल को देख रहे होते हैं। जी, दो के वो एग्जिस्ट नहीं कर रही चीज़, बट स्टिल यू इट लुक लाइक कि आप उस चीज़ के अंदर उस चीज़ को फील। और ये बेनिफिशियल पेशेंट के लिए भी है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट भी पहले से देख ले कि जो प्रोसीजर मुझ पर होने जा रहा है वो एक्चुअल में कैसा होगा, अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो वो भी देख सकता है? जी, एग्जैक्टली। जस्ट लाइक दैट कंस्ट्रक्शन में भी हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा दुबई में जब बना था तो उसके ओनर ने 3 दफ़ा उसका डिज़ाइन चेंज करवाया था। दैट वुड बी टू कॉस्ट इफेक्टिव अगर हम ऑलरेडी अपना डिज़ाइन देख सकें और विज़िट करवा सकें अपने यूज़र्स को। तो कंस्ट्रक्शन में भी दैट वुड सेव ओवर टाइम, एफर्ट्स। आपने कहा कॉस्ट इफेक्टिव, तो मुझे ज़रा पॉइंटर्स में बता दें। एक, इस एप्लीकेशन की तैयारी, ये एप्लीकेशन क्या बहुत कोई कॉस्टली है? और अगर जब इसे यूज़ किया जाएगा, अगर पेशेंट, डॉक्टर या एक ऐसा शख्स इस्तेमाल करे जिसने अपनी बिल्डिंग को देखना है पहले से विद सो मेनी चेंजेस, क्या उसके लिए वाकई ये सस्ता होगा? हाँ जी, कॉस्ट की जब बात आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली इट्स कॉस्टली फॉर अस कि हमने इसे मतलब वो या पायनियर्स ऑफ वीआर इन पाकिस्तान, तो हमने वो गैजेट्स को इंपोर्ट किया, देन सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टाइज के लिए हमने वो लाइसेंसिंग करवाई प्रॉपर हमने। बट जब इसे आप मार्केट में एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट आपको स्किल्स इसके लिए चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए फॉर ऐप डेवलपर्स, आपके यूनिटी के मॉडल्स चाहिए। सो इट्स नॉट डैट मच एक्सपेंसिव। चाइनीज़ वर्जन्स भी इस चीज़ के मतलब गैजेट्स जो आप यूज़ करते हैं हम लोग उसके आए हुए हैं, और आई थिंक बाय 2025 दिस विल बी सो कॉमन। बाहर के मुल्कों में दे आर यूजिंग इट, लाइक के नासा में वो लोग अपने मून के सिमुलेशंस बना रहे हैं, और अपने CIA वाले अपने मिलिट्री के सोल्जर्स को ट्रेन कर रहे हैं यूजिंग VR।
सो इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं एंड दे आर यूजिंग इट, इट्स नॉट दैट मच कॉस्टली। ओके, और जिस तरह हम अभी जितनी गुफ्तगू हमने की है वो सेहत से जुड़ी है या वो फिर हम देख रहे हैं कि जो घर बन रहे हैं या फिर दैट मैटर अगर कोई बिल्डिंग्स बन रही हैं और अपग्रेडेशन हो रही है और जो शोबा हैं वो भी इसमें आप इनकलकेट कर रहे हैं? हाँ जी, एग्जैक्टली इसमें हम एजुकेशन को भी इंटीग्रेट करें, लाइक कि आपने एक टीचर अब एक जगह पे है तो वो इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, डिफरेंट जगह पे खुद मौजूद हो सकता है, दो कि वो वर्चुअली वहाँ पे होगा और वो बैठा लाइक कि पाकिस्तान में होगा बट ही कैन पार्टिसिपेट देयर। और आप लाइक कि अपने स्लम्स के जो बच्चे हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में आ सकें और उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें, तो वो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी हम लोगों को वर्चुअली आप क्लासरूम ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो ट्रेनिंग सिमुलेटर्स भी बन सकते हैं इसके, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट टू। वर्चुअल न्यूज़ रूम तो नहीं होगा इसमें, वर्चुअल एंकर्स तो नहीं होंगे इसमें? इट कैन बी लाइक दिस कि जैसे हम लोग इस्लामाबाद स्टूडियो में तो वी कैन बी वर्चुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू इन कराची। I would like to add के जी कहिए। मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे हमारा जो छोटे से लेके हर बड़े सेक्टर में हम इसको कैटर कर सकते हैं और सेकेंडली जब हम पाकिस्तान में जब हम इसको हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में तरक्की करे, हम पाकिस्तान को इक्विप करना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी से, तो हमें इस नई टेक्नोलॉजी जो इनोवेटिव है और रिसोर्सफुल है उसमें हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान बाकी कंट्रीज़ की तरह प्रोग्रेस करे और डेवलप कंट्रीज़ में शामिल। और आप अगर इस डिवाइस को और ज़्यादा तादाद में बनाना चाहें और आप चाहें कि कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे तो उसके लिए डू यू नीड फंड्स, डू यू नीड इन्वेस्टमेंट? Obviously. तो वो जो फवाद चौधरी साहब ने फिर ऐलान किया था कि बिला झिझक होके कहिए ना, फिर इतना आप लोग शर्मा के परेशान और आप कह सकते हैं क्योंकि किरण फवाद चौधरी ने जिस तरह कहा था कि अगर कोई आइडिया है तो आप लाएं, हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें अगर आइडिया इतना अच्छा है तो। उनका साइंस फेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एब्सोल्युटली गवर्नमेंट शुड एनकरेज एंड सपोर्ट सच इनोवेटिव आइडियाज इन पाकिस्तान। उन्होंने तो ऐलान किया, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं? हाँ जी एग्जैक्टली, वो हमने डिफरेंट जगहों पे वो अपने फॉर्म्स वगैरह पुट ऑन किए हुए हैं अपने फंडिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। मैं स्पेसिफिकली साइंस फेयर की बात कर रहा हूं जो फवाद चौधरी ने ऐलान किया था। जी अभी आई थिंक उसके फॉर्म्स ओपन नहीं हुए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जैसे वो ओपनिंग उसकी होगी तो जी एग्जैक्टली वो ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, आप सब मौजूद थे और कितनी ज़बरदस्त चीज़ है किरण के अभी आपकी बात भी वो कर रहे हैं और हर चीज़ आप अगर पहले से देख पाएँ, स्पेशली अगर किसी खातून ने ये सोचना है कि अच्छा वो बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन वो कैसा लगेगा इन टाइल्स के साथ, इस कलर के साथ, इस कॉम्बिनेशन, इस कंट्रास्ट के साथ, पहले से आप देख सकते हैं कि कैसा लगेगा वो घर। उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने एक क्लासरूम तश्कील देने के बारे में सोचा उन स्लम्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता, उनको ज़िंदगी इतना मौका ही नहीं देती, मसरूफियत रोज़गार की उनको मौका नहीं देती। बहुत प्यारे आइडियाज़ हैं और इन पर जितना काम हो उतना कम है। किरण ये भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर हो जाए और ये पहले से उस एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकेंगे इस डिजास्टर को मैनेज कैसे करना है, ये वर्चुअली आप अगर देख पाएँ, ऐसी खबरें की रिपोर्ट भी होती हैं। एनीवेज अब जरा आगे बढ़ेंगे और नया दिन में एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक हम आज आपके लिए लेकर आए हैं और वो है टूरिज्म से जुड़ा हुआ। अगर आपको शौक है घूमने फिरने का लेकिन आप चाहते हैं वो घूमना फिरना आपकी जेब पर भारी ना रहे, पाकिस्तान के ज़बरदस्त मकामात पर जाना चाहते हैं लेकिन ये भी साथ चाहते हैं कि रुपया ज़रा कम लगे, तो फिर कैसे ये हो सकता है, उस पर आज हम बात करेंगे। अच्छी सस्ती ट्रैवलिंग ना। यस और चले किरण लेट्स सी हम एक मुख्तस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आ जाए वापस हम पर, आप बैठ तो जाए ना, मैं बैठ गया हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसे नहीं है, इतने पैसे भी 15 से 20 हज़ार रुपए, 15 से 20 हज़ार रुपए अगर आपके पास हो और उसमें आपने प्लान करना हो कि आप कहाँ पर जा सकते हैं उस 15-20 हज़ार के बजट में, जिसमें ट्रैवल आएगा, खाना पीना आएगा और कहीं पर स्टे भी आएगा। यस और मैंने इसलिए कहा पैसे नहीं है क्योंकि मुझे पता छुट्टी भी नहीं मिलनी ना, इसलिए पहले कह दो जानना ही नहीं है। एंड जुनैद एज ट्रैवल एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करते। जुनैद थैंक यू सो वेरी मच। वाकई आप हमारे इस बजट को सुनने में परेशान तो नहीं हुए? 15 से 20 हज़ार का बजट हो। थोड़ा सा परेशान हुआ बिकॉज आपको पता है कि यार अगर आप परेशान होंगे तो आवाम की परेशानी कौन दूर करेगा? खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, आप भी कह रहे हैं थोड़ा घबरा लें, थोड़ा सा घबरा लें, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपने देखा है कि इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ती जा रही है। चलें यार 25 हज़ार रुपये कर लें, 25 हज़ार रुपये कर लें, 25 कर लें। अच्छा ठीक है, अच्छा करते हैं, साथ चलिएगा अगली बार शॉपिंग पे। इसमें बेसिकली देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है बेसिकली जो आपका मेजर जो आपका खर्चा होता है वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होती है। ओके ठीक है, राइट। सो बीइंग अ कराचीआइट हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा। W11 बाय रोड, बेसिकली ऐसे ही बाय रोड और बाय ट्रेन। मेट्रो बने किसके लिए? बिल्कुल बने, अभी बन रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
सो बेसिकली आप किस तरीके से जाना चाह रहे हैं, आप आइदर यू आर गोइंग बाय ट्रेन और वाया रोड, ठीक है। सो मेरे हिसाब से 5 से 6 हज़ार या 7 हज़ार की कॉस्ट वन वे आपको यहाँ पे पड़ जाती है। कहाँ से कहाँ तक? कराची टू लाहौर और इस्लामाबाद, ठीक है, ठीक है, बाय ट्रेन और बाय रोड, ठीक है, अगर आप खुद भी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। सो बेसिकली ये आपका एक जो मेजर पार्ट है खर्चे का, वो इस चीज़ के अंदर आ जाता है। उसके बाद अब आप डिसाइड करें कि आपने कौन सी बेल्ट करनी है, राइट। पाकिस्तान माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें, अब कश्मीर की बेल्ट अलग है, स्कर्दू की बेल्ट अलग है, फेरी मेडोज़ आप अलग से कर सकते हैं, खुंजराब की बेल्ट अलग है। सो आपको पता होना चाहिए कि आप पहले कौन सी बेल्ट की तरफ जाना चाहते हैं। ये ना हो कि आप बैठे हैं, आप मैंने नीलम वैली भी जाना है, लेकिन मैंने कैलाश भी जाना है, और मैंने दीर भी जाना है, और मैंने ये सब कुछ इन्हीं 10 दिनों में करना है जो मुझे मुश्किल मिली है, छुट्टियां, और इन्हीं थोड़े से पैसों में करना है। देयर शुड बी अ प्लान कि आप एक बेल्ट को टच करें। तो चलिए हम नीलम वैली की बात कर लेते हैं। नीलम वैली की आप बात करें तो बेसिकली नीलम वैली का जो लास्ट पॉइंट है वो अरंकेल और ताओबट है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले वेदर को देखें कि वेदर वहाँ पे कैसा है, बारिशें तो नहीं हो रही, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्लान करना चाहिए, आपको पता हो कि वहाँ पे इस टाइम किस तरह की सिचुएशन चल रही है, लैंडस्लाइडिंग्स हो जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बहुत रफ आइडिया दूँ, सो पर पर्सन अगर आपको एक अच्छा ट्रिप करना है, सो 1000 पर डे फॉर फूड वुड बी अ गुड नंबर, ठीक है। और उसके बाद अब आप अगेन आप रेंट कार कर रहे हैं या आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं, ठीक है, सस्ता पड़ेगा ग्रुप के साथ जाएंगे तो। ग्रुप के साथ जाना, जो ट्रैवल एजेंट्स लेकर जा रहे होते हैं पूरे ग्रुप्स को कोस्टर्स में और बसेस में, ये ज़्यादा चीप पड़ता है, अच्छा भी रहता है, बिल्कुल सेफ भी रहता है, सेफ भी रहता है, उसमें लोग ज़्यादा साथ हो जाते हैं, और उसमें ये है कि उनको पता होता है, उनका प्लान ट्रिप होता है, आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं। ये तो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में थोड़ी सी बचत हो गई। अब फूड भी नॉर्मली वही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फूड भी नॉर्मली, अगर खुद करना हो तो क्या करें? खुद करना हो तो सारी जगहों पे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 1000 पर डे इज़ अ गुड नंबर फॉर फूड। एक और एक बहुत अहम हैक मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली वो इस तरीके से नहीं छोड़ने चाहिए, वो बताया जैसे मतलब आप यू आर 4 फ्रेंड्स, ठीक है, आप 4 लोग हैं, सबसे अहम चीज़ आप इसमें ये करें, यू हैव 25,000 ईच, 1 लाख रुपए आपके पास हो गया। एक बंदा जो सबसे रिस्पॉन्सिबल है उसको आप वहाँ पे पैसे पूल करा दें। ओके, पहले से पूलिंग में हमेशा बरकत होती है, मैंने तो ये नोट किया ट्रैवलिंग में, ठीक है। तो उस 1 लाख में से आप 50,000 उस एक बंदे को दे दें, जो जितना भी वो वाला खर्चा है जो कि इन चारों पे आना है, तो वो उसमें से खर्चा करता रहेगा। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो उसमें से एक आपने अम्मी बना ली, अम्मी सब कुछ चलाएंगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और अम्मी नाराज हो गई तो कोई बात नहीं, अम्मी को मना लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मैं हमेशा करता आया हूँ, खुद भी ये मैं करता हूँ। सो इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, बिल्कुल, या ना कि ऐसे कि आप रेस्टोरेंट पे गए, ओके 400 का बिल बना, 100 रुपये एक बंदा निकाल रहा है, 100 एक निकाल रहा है, 100 एक निकाल रहा है। पहला स्टेप हमने ये लिया कि हमने इस बात का तयन किया कि हमें जाना कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अलावा जो हमारा दूसरा स्टेप था, या शायद जो कि पहला था, कि हमको जाना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, हमें जाना कैसे, और फिर रास्ते में हमारा खर्चा कितना होगा। अब हम नीलम वैली पहुँच गए। अब या तो एक तरीका ये होता है कि पहले से अगर आपका ट्रिप प्लान्ड हो तो आपने वहाँ पे रिजॉर्ट या होटल करा के रखा हो। बेहतरीन। कितने लगेंगे इसके ऊपर? टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त जो टाइम्स चल रहे हैं, देखिए बहुत अहम होता है कि दिस इज़ द पीक टाइम, राइट। मैं इस चीज़ पे बहुत एम्फेसिस करता हूँ, मैं ये चीज़ कहता हूँ कि हर चीज़ को रेगुलेट होना चाहिए। वहाँ पे लोग मुँह मांगी कीमतें मांग रहे हैं रूम्स की एंड ऑल दैट, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें रेगुलेट हों, तो वहाँ पे पता हो कि मैं अगर वहाँ पे रूम लेने जा रहा हूँ तो मुझे कितने का पड़ेगा। लेकिन नहीं, चलिए उस सबसे पहले ना, उस इनकलाब के आने से पहले मुझे कब बुकिंग करानी चाहिए, कितना पहले करानी चाहिए एक आम आदमी को, कि उसको वो मुंह मांगे दाम वाली सिचुएशन से गुजरना नहीं पड़े? अभी आप जून जुलाई पे खड़े हुए, ठीक है, आपको जून जुलाई में जाना है, मेरे हिसाब से अ मंथ बिफोर, महीना पहले, 1.5 महीना 2 महीने पहले आप अपने ट्रिप को पूरी अच्छे तरीके से प्लान करें। बुकिंग इतना पहले हो जाती है? हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ना कि आप अभी कराएं, आप अभी जाके देखें आपको द ट्रेन्स आर फुल, नो नहीं, मैं तो होटल्स की बात कर रहा हूं, रेस्टरूम बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे तो इस वक्त ऐसा माहौल लगा हुआ है कि वो ट्रैफिक एंड ऑल दैट, बिकॉज पीक टाइम चल रहा है। और ये कब तक चलेगा पीक टाइम? ये अभी जुलाई अगस्त इट विल गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। अभी अगले साल के लिए प्लान बना हुआ है। लेकिन किरण, आपको याद होगा कुछ दिन अभी ईद के फौरन बाद हमने आगे एक खबर शेयर की कि जो रेस्ट हाउसेज हैं, जो पाकिस्तान पोस्ट के स्पेसिफिकली 3000 में अच्छे कमरे फैमिलीज के लिए मिल रहे हैं, तो ये आराम से मिल जाते हैं। और ये अभी हाँ तकरीबन 70% किरण बुकिंग थी नेक्स्ट मंथ की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल होगी। सो अगर एक रफ आइडिया आपको दिया दूँ मैं, तो फ्रॉम 3000 टिल 20,000
अब वही बात है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, ठीक है। आप जितना अच्छा होटल कराना चाहें, इवन 3,000 से कम भी आप ऑब्वियसली 3,000 में अच्छा मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है आपको ज़्यादा पैसे लगाने की। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 3,000 इज़ द नंबर फॉर होटल पर नाइट, जिसमें आप 2 या 3 लोग आराम से अकोमोडेट हो। 5 दिन अगर रहे कितना हिसाब किताब बन जाएगा? 5 दिन अगर आप रहे सो मेरे हिसाब से पर हेड, मैं अगेन वही इस्लामाबाद से अगर मैं आपको बताऊँ सो 20,000 इज़ अ गुड नंबर। ठीक है, ठीक है, एक बंदे के ऊपर। ठीक है, ठीक है, एक बंदे के ऊपर। क्या ख्याल है, मजीद सवाल करें या वापसी का सफर करें? मेरा ख्याल वापसी का सफर करना शुरू करें। अब हमने वापसी का सफर शुरू किया। ये वाली सिचुएशन बनेगी क्या कि वो वहाँ 5 दिन रहने के बाद हम सोचे 3 दिन रह लेते, फिर असल अम्मी को फोन करेंगे हमें पैसे भेजो वापस आना है। नहीं, वही अगेन प्लानिंग के ऊपर है आपकी, ठीक है। सो ये वाली सारी चीज़ें जो आपके मेन खर्चे होते हैं, खाना पीना एंड ऑल दैट, सो अगर आपने ये कवर करके रखा हुआ है, मेरे हिसाब से 25,000 to 30,000 इज़ अ गुड नंबर पर पर्सन। ओके, ठीक है। सो इतने में आप कोई आराम से कमा के फिर आके मैं कहना कार पहुंच जाओगे वापस। और ये जो हम कार पहुंच रहे हैं, जो हम वापस आ रहे हैं, तो वापसी में हम 1 या 2 जगहों पे रुकेंगे भी? बहुत जगहों पे रुकेंगे, बहुत आबशारें आ रही हैं। आप अगर नीलम वैली की बात करें, यू हैव केल, यू हैव केरन, आपके पास शारदा है विच इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। उसके बाद आप और आगे जाएं सो अरंकेल एंड ताउबर्ट, बहुत खूबसूरत। ये हमने एक स्पॉट की बात की, बट आप कोई स्पॉट भी चूज़ करें और आप उसके हिसाब से प्लानिंग करें। थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद थे और आप साथ हैक भी बताया किस तरीके से आपने मैनेज करें। एनीवेज एक हम भी ऐड करते हैं कि आप वीक डेज में जब प्लान करेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और थोड़ा सा वक्त से पहले प्लान करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और इस वक्त से आज से पहले क्या हुआ था वो बात करेंगे। मैं 5 साल पुरानी बात आपके सामने रखने जा रही हूँ। सानिया है मॉडल टाउन, 5 साल बीत गए, मुतासरीन अब भी आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। 17 जून 2014 को पुलिस और अवामी तहरीक के कारकुनान आमने सामने आए थे, तनाज़ा हो गया था। इस वाक़े में 14 अफराद जान से गए, 90 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। इसी सारे मामले के ऊपर अब तक हुआ क्या होना चाहिए था, सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ हैं। चौहान साहब, नया दिन को आपने वक्त दिया, ये फरमाइएगा 5 साल गुजर गए और इंसाफ नहीं हो सका। आज भी वो किरदार, वो गुल्लू भट्ट और वो सारा शोर शराबा और वो रोना पीटना, वो अफसोस की घड़ियां कोई भी नहीं भूल पाया है। ऐसा लगता है कल की बात है, हुआ कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज से 5 साल पहले लाहौर के अंदर सानहा करबला की तर्ज का एक छोटा सा सानहा ऐसा बर्पा किया इन्होंने कि जिसमें इन्होंने 14 अफराद दिन दिहाड़े, कातिल आजम और कातिल आला दोनों ने, जो अपनी तरफ से तो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, एक तो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया है, दूसरा जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने के करीब है। उन्होंने अपनी सुपरविजन के अंदर यहाँ पर जो है वो दिन दिहाड़े 14 अफराद मार दिए और 90 अफराद को जो है वो पैरालाइज कर दिया। लेकिन मेरा ये ईमान है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और कातिल के जो मस्कन है ना, कातिल का मस्कन, खून उसका सुराख खुद लगाता है। और इन्होंने 4 साल अपने जनाब जिस तरीके से अपने इस जुल्म और जबर को दबा के रखा, ना कोई कमीशन सही बनने दिया, ना कोई FIR सही काटने दी, ना कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सही होने दी। लेकिन हमने आने के बाद पहला काम ये किया कि वो तमाम अफसरान और अहलकार जो इस वकूए के अंदर जो है वो इस जुल्म और इस जबर और इस इस्तेहसाल के अंदर शरीक थे, एक तो हमने उनको जनाब मुअत्तल किया, उनको साइड लाइन किया। उसके बाद अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट इस केस को उसने टेकअप किया हुआ है और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जिस किस्म की प्रोसिक्यूशन चाहेगी उसकी प्रोसिक्यूशन के रास्ते के अंदर कम से कम हमारा कोई अदारा, हमारी हुकूमत के अंदर कोई किसी किस्म की जो है वो दबाव का और धौंस का इंशाल्लाह शिकार नहीं होगा और बल्कि सपोर्ट रहेगी, बल्कि सपोर्ट रहेगी। फयाज साहब मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। सही। और फयाज साहब, जिस तरह आपने कहा वो एक राइट ट्रैक पर, राइट डायरेक्शन पर है केस। अब मुझे मुतासरीन से मुतालिक बताएं, हुकूमत ने क्या किया उनके लिए, उनकी दादरसी के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनका दुख, उनका गम कम करने के लिए? देखो, मैंने आपको बताया है कि हमने पहला काम ये किया, हालांकि इन्होंने क्या किया, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला और वजीर कानून था उस वक्त, जिसकी सुपरविजन के अंदर सारे का सारा ये जुल्म और जबर और इस्तेहसाल ये माहौल गर्म हुआ। और उसके ऊपर आपके कातिल आला जनाब आपके शहबाज शरीफ साहब, वो उसके ऊपर थे। उन्होंने क्या किया कि राना सनाउल्लाह को वक्ती तौर पे 2 महीनों के लिए सस्पेंड किया, उसके बाद दोबारा जनाब दाखिला और वजीर कानून लगा दिया।
वो डीआईजी अब्दुल जब्बार उसको अच्छी पोस्टिंग पे लगा दिया। वो डॉक्टर फयाज साहब बिल्कुल इससे मुतालिक आप बता रहे थे हमें, WTO में बड़ी अच्छी पोस्टिंग पे लगा दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने आने के बाद उन सबको मुअत्तल किया, उसको ट्रैक पर लाए। लेकिन मैं स्पेसिफिकली मुतासरीन से मुतालिक ये जानना चाह रहा हूँ, एक बच्ची जिसकी फुटेज आज हम सबको याद है, उसके लिए क्या किया, और उस जैसे जो और बच्चे थे और लोग थे और फैमिलीज थी, उनको फैसिलिटेट किस तरीके से किया जा रहा है? मैं केस की बात नहीं कर रहा, मैं फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, उनसे मुलाकात, उनको फैसिलिटेट करना। हमने उनके लिए कम से कम ये चीज किया कि ये ही लोग कि जो लोग जिम्मेदार थे, वो नवाज शरीफ साहब, वो कातिल आजम, वो नाहल शरीफ, हमने उनके खिलाफ आज जिस अंदाज तक उनको पहुंचा दिया है वो भी आपके सामने है। अभी असल फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद फिर जो है वो कानून नाफिज करने वाले अदारे, रियासती अदारे, वो अपना किरदार अदा करेंगे। हम तो इस इंतजार में है कि इसका फाइनल जो है ना, जो कमीशन बनाया गया है, अब जनाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंसाफ भी होना चाहिए, रिजल्ट देता है। चौहान साहब, इंसाफ भी होना चाहिए और कुछ माली इमदाद भी होनी चाहिए, कोई उनके सर पे हाथ रखने वाला भी होना चाहिए। हुकूमत ये किरदार अदा करेगी? वो तो फैसला देखो, अभी तो इसका फैसला नहीं हो पा रहा ना। इन्होंने आज से 4 साल पहले जब फैसला होगा तब आप देखेंगे कि उन लोगों के जी मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। इन्होंने अपने 4 सालों में उस केस को तो मुकम्मल तौर पे डिफ्यूज कर दिया था। जाली किस्म के कमीशन बना के, जाली किस्म की FIR दर्ज करके सारा कुछ। अब जब ये सारा नीट एंड क्लीन इन्वेस्टिगेट होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी कि हाँ ये लोग जिम्मेदार हैं जो उस वक्त कातिल आला और कातिल आजम की जनाब पोस्ट पर बैठे हुए थे, तो उसके बाद फिर जनाब ये सारा प्रोसेस जो आप कह रहे हैं ना, वो फिर फर्ज बन जाता है कि रियासत। उससे पहले फर्ज नहीं है रियासत का फयाज साहब, उससे पहले फर्ज नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये चीजें सारी डिफ्यूज है। अभी मतलब है कि इनकी जो 2-3 कमीशन इन्होंने बनाए जाली किस्म के या कोई इन्वेस्टिगेशंस की, उसके मुताबिक तो जो है ना इन्होंने अपने आप को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। लेकिन अगर मुतासरीन की मदद हुकूमत करती है, रियासत करती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट तो आपको नहीं रोकेगी, उस पर कोई इदारा आपको नहीं रोकेगा। बिल्कुल होना चाहिए, इंशाल्लाह करेंगे, बिल्कुल करेंगे और इनको तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आपने कहा फैसिलिटेट करेंगे। इनके लिए वो एक मैं समझता हूँ कि केस है कि जिसमें इंशाल्लाह इनका डू एंड डाई हो जाएगा। जो आज हीरो बने फिरते हैं ना, झूठ बोलते हैं ये अब्बू बचाओ तहरीक चलाने वाले कि हम अब्बू बचाने निकले आए, दुनिया हमारे साथ चले, इंशाल्लाह इस केस के अंदर भी सारी दुनिया देखेगी कि इनके चेहरे बेनकाब होंगे। इस पर आने भी चाह रहे थे फयाज साहब, जो आपने कहा ना अब्बू बचाओ तहरीक, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ फिरदौस आशिक अवान साहब ने भी ऐसी बात की कि हैप्पी फादर्स डे पर ये मुलाकात, जिसका बड़ा कोई तनाजुर वो ये इस्टेब्लिश करें कि वो अब्बू क्योंकि फंस गए हैं, अब्बू क्योंकि परेशान है, इसलिए ये मुलाकात हो रही है। आपको लगता है इनका 1 पॉइंट एजेंडा ही है पसे पर्दा कि अब्बू बचाओ तरीके, या और मामला जो कि हुकूमत की तरफ से शामिल हुए हैं? चौहान साहब रेसिपी बता चुके हैं कल कि सबकी रेसिपी क्या है, इनका ये दस्तरखान क्या है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ आपसे। रेसिपी भी इनकी मैंने आपको बता दी है कि इन्होंने क्या रेसिपी तैयार की थी। स्पेशल रेसिपी चिकन मनी लॉन्ड्रिंग मसाला तैयार करवाया। अब करप्शन बोले भाई बिलावल जरदारी के लिए बेगम सफदर अवान साहिबा ने, फिर उसके अलावा तो फयाज साहब अगर उनकी रेसिपी है तो आप आंच क्यों देते हैं? आप उन्हें क्यों आंच दे रहे हैं? बजट के मसाइल, ये महंगाई, ये दूसरे मसाइल आप आंच ना दें तो वो हांडी नहीं पकेगी। दिलचस्प बात सुने, स्वीट डिश इन्होंने ना मुश्ताक चीनी जो फ्रंटमैन था ना शहबाज शरीफ साहब का रमजान शुगर मिल में, उससे तैयार करवाई थी। वो बड़ी जना जबरदस्त सी एक स्वीट डिश थी, फ्रंटमैन गजरेला, वो तैयार करवाया। और असल मसला तो क्या है? असल मसला बेगम सफदर अवान ने जो अपने भाई बिलावल, करप्शन बोले भाई बिलावल जरदारी को बुलाया, वो मसला ये था कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। इनकी कहानी भी एक थी, इनका गम भी एक था। कहानी करप्शन की है, गम एहतसाब का है। ये 2 चीजें मिलके दोनों इकट्ठे हुए, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। रसवाई और जग हसाई के अलावा इनके खाते में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि ये कातिल भी हैं, ये डकैत भी हैं, ये सिसिलियन माफिया भी हैं, ये गॉडफादर माफिया भी हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले भी हैं, ये किकबैक्स खाने वाले भी हैं, ये पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकालने वाले हैं। इनकी अब्बू और माल बचाने की तहरीक में इंशाल्लाह कोई पाकिस्तानी शरीक नहीं होगा। अब देखिए रेसिपी आपने बता दी, तरह तरह के खाने, तो गजरेला सवेरे सवेरे और साथ में गाना भी आपने जो है ना वो एक थोड़ा सा हमें याद दिला दिया। ये बताइए कि ऑपोजिशन जमातों के इस सारी बैठक को क्या आप दबाव से ताबीर करते हैं? क्या आपको लगता है कोई प्रेशर है जो PTI के ऊपर बनता चला जा रहा है? असल में या फिर आपको भी कोई टेंशन नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी कोई मसला ही नहीं है? देखो मसला तो क्या है,
वो आपने मुहावरा सुना है ना, एक तितर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। इन्होंने पिछले 30 सालों में ना बज़ाहिरन ये वाला माहौल बनाया हुआ था आवाम के सामने, लेकिन अब जब प्रैक्टिकली किसी की चोंच और किसी की दुम गुम हो गई है ना, अब ये इकट्ठे हो गए हैं। ये सिर्फ यक नुकात के ऊपर नहीं है, एक नुक्ते पे नहीं है कि अबू बचाओ, इसके साथ दूसरा नुक्ता भी है, वो है माल बचाओ। खरबों डॉलर लूटे हैं जी। अब ये कहते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अच्छा, और सोने पे सुहागा ये कि अथों भी तो पलथों भी, मतलब है कि ये कहते हैं हमें छोड़ भी दो और हमसे 1 टका आना जाना पैसा भी ना लो। अच्छा फयाज साहब, जी फयाज साहब बाद ही मुकम्मल कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां और फिर एंटिसिपेट किया जा रहा है कि और गिरफ्तारियां सिंध से होंगी, लेकिन मुझे ये बताएं हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू इन्वेस्टिगेट? जब सब कुछ सामने हो कि पैसा कहां से आया, किस अकाउंट से किस अकाउंट में चला गया, तो फिर इतना वक्त क्यों लगता है इदारों को इन्वेस्टिगेट करने में? और फिर सिर्फ बयानबाजी होती है, सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। असल मसला तो क्या, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ना कानून का जो निज़ाम है ना, निज़ाम उसमें थोड़ी सी खामियां हैं। किसने दुरुस्त करना है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि चीजें सारी क्लियर हैं। अब कहते हैं जी, मैंने आप सुने, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं एक ढेला करप्शन ने की, हमजा शहबाज कहता है एक पाई करप्शन ने की, आपके नवाज शरीफ साहब कहते हैं एक आना करप्शन ने की। मैं स्पेसिफिकली मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक बात कर रहा हूं, मुझे स्पेसिफिकली उससे मुतालिक बताएं। सुनो एक मिनट, बिलावल जरदारी कहते हैं मेरे हाथ साफ है, आसिफ जरदारी साहब कहते हैं मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो साधु हूँ। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं मैं तो फरिश्ता हूँ। और उनसे पूछो खुदा के बंदो, पिछले 40 सालों में तुमने करप्शन नहीं की तो क्या हसीना वाजिद ने पाकिस्तान के अंदर आगे करप्शन की है, या नरेंद्र मोदी ने की है, या अफगानिस्तान के अशरफ गनी ने की है? तुम 40 साल इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार में रहे और खुसूसन पिछले 10 साल 24,000 अरब का कर्जा हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया और पाकिस्तान की आवाम के सरों के ऊपर जो है फयाज साहब मुझे ये बताएं, क्या अगले 4 साल हम यही सुनते रहेंगे उसने ये किया और उसने ये किया? पीपल्स पार्टी, PMLN, सिंध, पंजाब सेंटर, हम क्या कर रहे हैं? निजाम कैसे बेहतर होगा, कानून का निजाम कैसे बेहतर होगा, ये कब सुनेंगे, ये कब देखेंगे? आप बेगम रहे, 4 साल आप ये नहीं सुनेंगे, 4 साल आप ये भी सुनेंगे कोकला छपाकी जुमेरात आई है, आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है। और जो शामत आप देख रहे हैं इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, पिछले 10 सालों में 150 मेगा स्कैंडल्स थे जो नैब चौधरी कमर जमान वाली नैब थी, वो चौधरी कमर जमान की जो इनकी घर की बांदी और इनकी घर का गुलाम बना हुआ था, कोई छेड़ता नहीं था वो 150 मेगा स्कैंडल्स। लेकिन ये PTI की हुकूमत है, ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की हुकूमत है, ये पाकिस्तान के हीरो इमरान खान की हुकूमत है कि जिसके अंदर, और अब आप कह रहे हैं कि एहतसाब तो सब में बटेगा कि ठीक है, सारों का एहतसाब हो रहा है। सही, फयाज साहब बहुत शुक्रिया साहब, आप मौजूद थे और आप चीजें बदलेंगी जिस तरह की अभी बातें हो रही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होगा, मामलात बेहतर होंगे और अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। एक अपडेट, एक अहम अपडेट आई है, नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत का ये केस है और इसी सिलसिले में अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मेडिकल ऑफिसर ने नवाज शरीफ की हालत को बेहतर करार दिया है। सोहेल रशीद हमारे साथ है, उनसे मजीद जानते हैं। सोहेल रशीद, क्या कहा गया ये बताइएगा। देखिए, नवाज शरीफ की दरखास्त पर ये अब नैब के बाद मेडिकल ऑफिसर और कोट लखपत जेल के सुपरडेंट ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है और मेडिकल ऑफिसर की जानिब से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की हालत अब बेहतर है, जो उनका इलाज किया जा रहा है उसके दौरान बेहतरी आई है, उनकी तबीयत में उनकी तबीयत हालत अब काफी मुतवाजन है। साथ ही उनकी जो तफसीलात भी दी गई हैं, उनको जो बीमारियां हैं वो बताया गया है कि उनको शुगर जरूर है लेकिन मुदाफाती निज़ाम में वदूद एक बढ़ी हुई थी। 23 मई से 1 जून तक उनका ब्लड प्रेशर हाई रहा था, उनका ब्लड प्रेशर एक रात बहुत ज्यादा हाई भी हुआ जिसकी वजह से उनको घुटन और सांस में तंगी महसूस हुई, ताहम उनका इलाज किया गया और अब उनकी तबीयत बेहतर है, वो तबी तौर पर स्टेबल हैं। और साथ ही जो कोट लखपत जेल के सुपरडेंट हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की दरखास्त अगर अदालत ने कोई हिदायत जारी कर रही है उनकी मेडिकल के हवाले से तो हिदायत के साथ निपटा दी जाए। बहुत शुक्रिया सोहेल, बहुत शुक्रिया आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। एक मामला हम भी निपटा देते हैं, वो है अल्लाह हाफिज करने का मामला, क्योंकि वक्त हो गया खत्म। लगा आपको शो कैसा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नए मौजूआत नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।